दोस्तों, आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल के प्रसिद्ध उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल का दूसरा भाग। हमारी नाश्ते की मेज सुबह जल्दी ही साफ कर दी गई थी और होम्स अपने ड्रेसिंग गाउन में मुलाकात का इंतजार कर रहा था। हमारे क्लाइंट सही समय पर आ पहुंचे। जब डॉक्टर मॉर्टिमर और हेनरी को ऊपर लाया गया, उस वक्त ठीक 10 बजे थे। युवक करीब 30 साल का, औसत कद काठी का और चौकन्नी निगाहों वाला था। उसने लाल रंग का ट्वीड सूट पहना था और उसकी रंगत से जाहिर था कि वो अधिक समय खुली हवा में बिताता था। उसकी आंखों में एक ठहराव सा था जो ये बताता था कि वो सज्जन पुरुष है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, ये है सर हेनरी बैस्करविल। हेनरी ने आगे बढ़कर होम्स से हाथ मिलाया और बोला, अजीब बात यह है सर कि अगर मेरे इस दोस्त ने आज सुबह तुम्हारे पास आने की सलाह नहीं दी होती तो मैं खुद ही आ जाता। मुझे मालूम है कि तुम पहेलियां बुझाने में काफी अच्छे हो और आज सुबह जो पहेली मेरे सामने आई है उसके लिए काफी सोच विचार की जरूरत है। बैठो सर हेनरी, होम्स ने कहा। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लंदन आने के बाद तुम्हें कोई अजीब अनुभव हुआ है? कुछ खास तो नहीं मिस्टर होम्स, शायद ये कोई मजाक ही था। ये एक चिट्ठी है जो आज सवेरे मुझे मिली है। उसने मेज पर एक लिफाफा रखा और हम सब उस पर झुक गए। ये आम तरह का लिफाफा था, स्लेटी रंग का। उस पर लिखा था सर हेनरी बैस्करविल, नॉर्थम्बरलैंड होटल, और उस पर पोस्ट मार्क था चेरिंग क्रॉस का, और ये पिछली शाम को पोस्ट किया गया था। हमारे मेहमान की ओर तीखी निगाहों से देखते हुए होम्स ने पूछा, किसको मालूम था कि तुम नॉर्थम्बरलैंड होटल जा रहे हो? ये किसी को भी मालूम नहीं हो सकता था। डॉक्टर मॉर्टिमर से मिलने के बाद ही मेरा वहां जाना तय हुआ था, हेनरी ने कहा। पर डॉक्टर मॉर्टिमर वहां रुकने वाला नहीं था? होम्स ने पूछा। नहीं, मैं तो एक दोस्त के साथ रुका था, डॉक्टर ने कहा। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम लोग इस होटल में जाने वाले हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई तुम्हारे ऊपर पैनी नजर रखे हुए है, होम्स ने कहा। उसने लिफाफे के अंदर से कागज निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। उसके बीच में एक वाक्य था जो छपे हुए शब्दों को जोड़ जोड़ कर चिपकाया गया था। अगर तुमको अपनी जान, दिमाग और मानसिक संतुलन प्यारा है तो बियाबान से दूर रहना। सिर्फ बियाबान शब्द को स्याही की कलम से लिखा गया था। सर हेनरी बैस्करविल ने कहा, अब सर होम्स, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस सब का क्या मतलब हो सकता है और वो कौन है जो मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर मॉर्टिमर, ये तो तुम भी मानोगे कि ये खत किसी ऊपरी ताकत ने तो नहीं लिखा होगा? नहीं होम्स, लेकिन ये शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसे ये भरोसा है कि ये सारा मामला कुछ ऊपरी यानी पारलौकिक ताकतों का है। कैसा मामला? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सबको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है, सर हेनरी ने तीखी आवाज में कहा। इस कमरे से बाहर जाने से पहले तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी हेनरी, मैं ये वादा करता हूँ, होम्स ने कहा। फिलहाल तुम्हारी इजाजत हो तो हम इस दिलचस्प दस्तावेज पर गौर करते हैं जो कल शाम को लिखा और पोस्ट किया गया है। वॉटसन, क्या तुम्हारे पास कल का टाइम्स अखबार है? हाँ, यहाँ कोने में रखा है, मैंने कहा। क्या मैं तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ? अंदर वाला पन्ना सारे लेखों के साथ कृपया मुझे दे दो। अखबार लेकर उसने उस पन्ने पर नजर दौड़ाई। अचानक खुशी से हाथ मलते हुए वो चिल्लाया, इसके बारे में क्या सोचते हो वॉटसन? डॉक्टर मॉर्टिमर ने होम्स की तरफ दिलचस्पी से देखा और सर हेनरी बैस्करविल ने एक जोड़ी बदहवास आंखें मुझ पर टिका दी। मुझे अखबार में छपा ये लेख ज्यादा तो समझ में नहीं आया, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई छोटा सुराग हाथ लगा है, वो बोला। छोटा सुराग नहीं, हमें पूरी दिशा ही मिल गई है। ये जो वॉटसन है, ये मेरे तरीकों को तुमसे ज्यादा जानता है, लेकिन शायद इसको भी इस वाक्य का मतलब समझ में नहीं आया है। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं समझ पाया, मैंने कहा। फिर भी वॉटसन, इस लेख में कई शब्द हैं जो खत में चिपकाए गए हैं। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि वे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्या होशियारी दिखाई गई है। सर हेनरी को अचानक सब कुछ समझ आ गया। सचमुच मिस्टर होम्स, ये सब मेरी कल्पना के बिल्कुल परे है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने हैरानी से मेरे दोस्त को देखा। मैं ये समझ सकता था कि अगर कोई कहे कि ये शब्द अखबार में देखे गए हैं, पर ये बता सकना कि ये किस अखबार से लिए गए हैं और कौन से लेख से लिए गए हैं, ये वास्तव में बड़ी ही हैरानी की बात है। ये तुमने कैसे किया? डॉक्टर, मुझे मालूम है
कि तुम किसी की खोपड़ी देखकर बता सकते हो कि वो किसी नीग्रो की है या एस्कीमो की? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा। लेकिन कैसे? होम्स ने पूछा। क्योंकि ये मेरा खास शौक है। उन खोपड़ियों में फर्क साफ दिखाई देता है, चेहरे का कोण, जबड़े का घुमाव वगैरह। और मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि ये मेरा खास शौक है और मुझे भी सारे फर्क उतने ही साफ नजर आते हैं। मेरी आंखों को टाइम्स अखबार के भारी भरकम काले प्रिंट और किसी सस्ते इवनिंग पेपर के भद्दे प्रिंट में फर्क साफ नजर आता है, जैसे तुम्हें खोपड़ियों में आता है। अपराध की दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ के लिए फर्क पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि जब मैं काफी कम उम्र का था तो एक बार लीड्स मरकरी और वेस्ट मॉर्निंग न्यूज में फर्क नहीं बता सकता था, लेकिन टाइम्स को पहचानने में कोई भूल नहीं हो सकती और ये शब्द किसी और अखबार के नहीं हो सकते थे। क्योंकि ये काम कल हुआ था, इसलिए संभावना इसी बात की थी कि हमें ये शब्द कल के अखबार में ही मिलते। सर हेनरी बेस्करविल बीच में बोल पड़ा। तो फिर मिस्टर होम्स, जहां तक मुझे तुम्हारी बात समझ में आई है, किसी ने कैंची से इस संदेश को काटा है। नाखून काटने वाली छोटी कैंची से, होम्स ने कहा। तुम देख सकते हो कि यह बहुत छोटी धार वाली कैंची है, क्योंकि काटने वाले को हर शब्द काटने के लिए 2 बार काटना पड़ा था। हाँ, ये तो है। यानी किसी ने छोटी कैंची से संदेश काटा और फिर उसे गोंद से चिपकाया। लेकिन ये बीच में एक शब्द बियाबान हाथ से क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये शब्द किसी जगह छपा नहीं मिला होगा। बाकी सारे शब्द आसान थे और कहीं भी किसी भी अंक में मिल सकते थे, लेकिन ये शब्द कभी कभी ही काम आता है। हाँ, अब सारी बात मुझे समझ आ गई है। क्या तुम्हें संदेश में कुछ और भी नजर आया मिस्टर होम्स? एक दो संकेत मिल तो रहे हैं, लेकिन सारे सुरागों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। तुम देखोगे कि पता बेहद गंदी लिखावट में लिखा गया है, लेकिन टाइम्स ऐसा अखबार है जो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों के हाथों में ही जाता है। इसलिए हमें ये मानकर चलना होगा कि ये पत्र किसी ऐसे पढ़े लिखे शख्स के दिमाग की उपज है जो अपने आप को अनपढ़ दिखाना चाहता है, और उसकी अपनी लिखावट छिपाने की कोशिश ये बताती है कि उसकी लिखावट तुम्हारे लिए जानी पहचानी है। फिर तुम ये भी गौर करोगे कि शब्द एक सीधी लाइन में नहीं चिपकाए गए हैं। कुछ शब्द दूसरे शब्दों से थोड़े ऊपर हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो लापरवाह किस्म का है या वो बहुत ही हड़बड़ी और जल्दी में रहा होगा। मुझे लगता है कि वो जल्दी में था, क्योंकि ये मामला जाहिर है बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसे लिखने वाला लापरवाह होगा। अगर वो जल्दी में था तो सवाल ये उठता है कि वो जल्दी में क्यों था? क्योंकि अगर ये खत सुबह भी पोस्ट किया जाता तो सर हेनरी के होटल छोड़ने तक पहुंच जाता। क्या लिखने वाले को कोई अड़चन थी? और अगर थी तो किससे? अब ये तुक्केबाजी हो रही है होम्स, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा। नहीं, ये तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि उस दुनिया में जहां हम संभावनाओं को नापते तौलते हैं और सबसे भारी संभावना को चुनते हैं, ये कल्पना का वैज्ञानिक रूप से इस्तेमाल है। लेकिन हमारे पास हमेशा ठोस सबूत होते हैं जहां से हम अपने अनुमान लगाने शुरू करते हैं। तुम चाहे इसे तुक्केबाजी कहो, लेकिन मुझे करीब करीब पूरा यकीन है कि ये पता किसी होटल में लिखा गया है, होम्स ने कहा। लेकिन ऐसा तुम किस आधार पर कह सकते हो? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि लिखने वाले को कलम और स्याही दोनों ही से परेशानी हो रही थी। एक ही शब्द में कलम 2 बार अटका और एक छोटे से पते में 3 बार सूखा, जिसका मतलब है कि दवात में स्याही बहुत कम थी। कोई अपना निजी कलम या दवात इस हालत में नहीं रखता, और दोनों ही चीजों की ये हालत तो शायद ही कभी होती हो। लेकिन होटल के सामानों के बारे में तुम्हें मालूम ही है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है कि अगर हम चैरिंग क्रॉस के होटलों के कूड़ेदानों में टाइम्स अखबार के कटे हुए टुकड़ों को ढूंढ निकालें तो हम सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सकेंगे जिसने ये विचित्र संदेश भेजा है। अरे ये क्या है? वो गौर से उस कागज को देखने लगा जिस पर शब्द चिपकाए गए थे, अपनी आंखों से 1 इंच की दूरी पर रखकर। क्या हुआ? सर हेनरी ने पूछा। कुछ नहीं, उसे नीचे फेंकते हुए होम्स बोला। ये खाली कागज का टुकड़ा है और इस पर वाटरमार्क भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इस अजीब खत के बारे में जो कुछ जानना था वो हमने जान लिया है। और अब ये बताओ सर हेनरी कि क्या लंदन से आने के बाद तुम्हारे साथ कोई और दिलचस्प बात भी हुई है? नहीं मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता, हेनरी ने कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुम्हारी निगरानी कर रहा है?
हमारे मेहमान ने कुछ उखड़े स्वर में कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बाजारू उपन्यास का कोई किरदार बन गया हूँ। कोई क्यों मेरा पीछा करेगा या मेरी निगरानी करेगा? हम अभी इस मुद्दे पर आ रहे हैं। तुम्हारे पास हमें बताने के लिए और कुछ नहीं है? ये तो उस पर निर्भर करता है कि तुम्हें बताने लायक क्या बात लगती है। जो कुछ भी आम जिंदगी से हटकर होता है वही बताने लायक होता है, होम्स ने बड़े ही आराम से कहा। सर हेनरी मुस्कुराया। मुझे ब्रिटिश जीवन शैली के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने करीब करीब अपना सारा समय स्टेट्स और कनाडा में बिताया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक जूते का खो जाना यहाँ की जिंदगी का आम धर्रा शायद नहीं होगा। क्या तुम्हारा एक जूता खो गया है? होम्स ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर मॉर्टिमर ने आवेश में कहा, अरे वो कहीं इधर उधर रखा गया होगा, होटल लौटने पर तुम्हें मिल जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए मिस्टर होम्स को क्यों परेशान कर रहे हो? उसने ही तो पूछा था कि क्या आज कुछ अलग हुआ है, तो मैंने बता दिया, सर हेनरी ने कहा। बिल्कुल, चाहे घटना कितनी भी बेवकूफी भरी क्यों ना हो, मैं सब कुछ जानना चाहूंगा, होम्स ने कहा। क्या तुम्हारा एक जूता खो गया है? मुझे नहीं पता कि वो खोया है या इधर उधर कहीं रखा गया है। पिछली रात मैंने दरवाजे के बाहर दोनों जूते रखे थे, लेकिन सुबह वहां पर बस एक ही था। जूते साफ करने वाला भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैंने उन्हें कल रात को ही खरीदा था और कभी पहना भी नहीं था। अगर वो जूते नए थे और पहने नहीं गए थे, तो तुमने उन्हें साफ करने के लिए बाहर क्यों छोड़ा? वो इसलिए कि उन पर पॉलिश नहीं की गई थी, इसलिए मैंने उनको बाहर रख दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जब तुम लंदन पहुंचे, तो यहाँ पहुंचते ही तुम बाजार गए और वहां से तुमने जूते खरीदे, होम्स ने पूछा। सर हेनरी ने जवाब दिया, खाली जूते नहीं, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। डॉक्टर मॉर्टिमर भी मेरे साथ था। देखो, अगर मुझे इस जायदाद का मालिक बनना है, तो मुझे अपनी वेशभूषा उसी तरह की रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है पश्चिम में रहते रहते मेरी वेशभूषा उस तरह की हो गई हो। दूसरी काफी सारी चीजों के अलावा मैंने ये जूते खरीदे, भूरे रंग के, $6 में, और पैरों में पहनने से पहले ही उनमें से एक चोरी भी हो गया। ये तो इतनी बेकार चीज की चोरी हुई है, शर्लॉक होम्स ने कहा। मैं डॉक्टर मॉर्टिमर से सहमत हूँ कि खोया हुआ जूता जल्दी ही मिल जाएगा। और अब दोस्तों, सर हेनरी ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ भी मालूम था उसके बारे में मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपना वादा पूरा करो और मुझे सारी बात बताओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तुम्हारी फरमाइश बिल्कुल जायज है, होम्स ने कहा। डॉक्टर मॉर्टिमर, तुम ही पूरी कहानी को बेहतर ढंग से सुना सकते हो, जैसे तुमने हमें सुनाई थी। हमारे वैज्ञानिक दोस्त ने अपनी जेब से कागजात निकाले और सारी बातों के बारे में सर हेनरी को बताया, जैसा उसने पिछली सुबह किया था। हेनरी बैस्करविल ने पूरे ध्यान से सब कुछ सुना और बीच बीच में हैरानी भी प्रकट करता रहा। लंबी कहानी खत्म होने के बाद वो बोला, यानी इसका मतलब ये है कि शायद मैं किसी साजिश के तहत इस संपत्ति का मालिक बन रहा हूँ। मैं बचपन से ही इस शिकारी कुत्ते की कहानी सुनता आ रहा हूँ। ये हमारे खानदान की प्रिय कहानी है। हालांकि पहले मैंने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जहां तक मेरे अंकल की मौत का सवाल है, अभी भी मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि ये केस पुलिस का है या पादरी का। बिल्कुल ठीक, मॉर्टिमर ने कहा। और अब मुझे होटल में मिली चिट्ठी का किस्सा शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, डॉक्टर मॉर्टिमर ने बीच में ही कहा। ऐसा लगता है कि बियाबान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी और को हमसे ज्यादा जानकारी है, और ये भी कि ये शख्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहता क्योंकि उसने खतरे को चेतावनी दी है। या ये भी तो हो सकता है कि मुझे यहां से डराकर भगाने में उन्हें कोई फायदा हो रहा हो, सर हेनरी ने कहा। हाँ, ये तो मुमकिन है, लेकिन असल फैसला जो हमें लेना है वो ये है सर हेनरी, कि तुम्हारा इस वक्त बैस्करविल हॉल जाना ठीक होगा या नहीं। मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर खतरा नजर आ रहा है। तुम्हारा मतलब इस खानदानी प्रेत से है या किसी इंसान से? यही तो हमें मालूम करना है। चाहे जो भी हो, मेरा जवाब एक ही है। नरक में कोई शैतान नहीं है मिस्टर होम्स, ना ही जमीन पर कोई ऐसा इंसान जो मुझे अपने ही लोगों के घर में जाने से रोक सके, और ये मेरा आखिरी जवाब है। ऐसा कहते हुए सर हेनरी की भौहें तनी हुई थीं और चेहरा लाल हो रहा था।
साफ नजर आ रहा था कि बैस्करविल खानदान का मशहूर गुस्सा उसके इस आखिरी वंशज में भी कूट कूट कर भरा था। वो बोला, तुम लोगों ने मुझे जो कुछ बताया है उसके बारे में विचार करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला है। किसी के लिए भी एक बार में ही इतना सब कुछ समझना और कोई फैसला लेना मुश्किल होता है। मुझे अपना मन बनाने के लिए 1 घंटे का एकांत चाहिए। देखो मिस्टर होम्स, इस वक्त 11:30 बजे हैं और मैं सीधे अपने होटल जा रहा हूँ। क्यों ना तुम और डॉक्टर वॉटसन 2 बजे हमारे साथ लंच करो, तब मैं तुम्हें साफ तौर पर बता सकूंगा कि इस बारे में मेरी क्या राय है। मैंने और होम्स ने इस बात के लिए हामी भर ली और वे दोनों वहां से चले गए। उनके बाहर निकलते ही अपना अलसाया और खोया हुआ मुखौटा उतारकर होम्स एक ही पल में फुर्तीला नौजवान बन गया। अपने हैट और जूते लो वॉटसन, जल्दी करो, हमें एक पल भी नहीं गंवाना है। वो ड्रेसिंग गाउन पहने अपने कमरे में घुसा और कुछ ही सेकंड में ओवरकोट पहनकर बाहर आया। हम दोनों सीढ़ियों से उतरकर सड़क की ओर दौड़े। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की दिशा में करीब 65 मीटर की दूरी पर डॉक्टर मॉर्टिमर और सर हेनरी हमें अब नजर आ रहे थे। क्या मैं तेज दौड़कर उनको रोकूं? मैंने पूछा। नहीं नहीं वॉटसन, अगर तुम मेरे साथ से खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ से खुश हूँ। हमारे दोस्त अक्लमंद हैं, क्योंकि पैदल सैर करने के लिए आज का दिन बड़ा ही सुहावना है। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और हमारे बीच की दूरी आधी रह गई। फिर करीब 34 मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए हमने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और फिर रीजेंट स्ट्रीट में उनका पीछा किया। एक बार हमारे दोस्तों ने रुककर एक दुकान की खिड़की में झांका। होम्स ने भी ऐसा ही किया। अगले ही पल उसने राहत की सांस ली। उसकी उत्सुक आंखों की दिशा में देखने पर मैंने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी जिसमें एक आदमी अंदर बैठा था सड़क के उस पार आकर रुकी थी और अब फिर से धीरे धीरे चलने लगी थी। हमें इसी आदमी की तलाश थी वॉटसन, जल्दी आओ। अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अच्छी तरह देख तो लें। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कैब की खिड़की से एक बेतरतीब काली दाढ़ी वाले की तीखी पैनी नजर हम पर टिकी हुई है। अचानक ड्राइवर को तेज आवाज में आदेश दिया गया और कैब तेजी से रीजेंट स्ट्रीट से चली गई। होम्स ने फुर्ती से दूसरी कैब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई खाली कैब दिखाई नहीं दी। फिर वो ट्रैफिक को चीरता तेजी से पहली कैब के पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वो तब तक आंखों से ओझल हो चुकी थी। ट्रैफिक से परेशान हाफता हुआ होम्स वापस लौटा। धत तेरे की, इतनी बड़ी गलती हो गई। वॉटसन, अगर तुम ईमानदार इंसान हो तो तुम इस घटना को अपने दस्तावेज में मेरी असफलता के तौर पर पेश करोगे। वो आदमी था कौन? मैंने पूछा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी हमने सुना है उससे ये तो जाहिर है कि बैस्करविल जब से शहर में आया है तभी से लगातार उसका पीछा किया जा रहा है। नहीं तो इतनी जल्दी उन्हें ये कैसे मालूम पड़ गया कि वो नॉर्थम्बरलैंड होटल में रहेगा। तो मैंने सोचा कि अगर पहले दिन उसका पीछा किया गया तो दूसरे दिन भी किया जाएगा। तुमने गौर किया होगा कि जब डॉक्टर मॉर्टिमर वो किस्सा पढ़कर सुना रहा था, मैं 2 बार खिड़की की ओर गया था। हाँ, मुझे याद है, मैंने कहा। मैं ये देख रहा था कि सड़क पर कोई यूं ही तो नहीं मंडरा रहा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हमारा पाला एक बहुत ही चालाक आदमी से पड़ा है वॉटसन। ये मामला बहुत गहरा है और हालांकि मैं अभी कोई फैसला नहीं ले पाया हूँ कि चिट्ठी लिखने वाला हितैषी है या दुश्मन, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो भी है बहुत ही चालाक है। जब हमारे दोस्त निकले तो मैं फौरन उनके पीछे गया ताकि उन पर नजर रखने वाले इस अनजान आदमी को पहचान सकूं। वो इतना चालाक निकला कि वो पैदल नहीं था। उसने एक कैब ले रखी थी जिससे वो उनका पीछा भी कर सके और उन्हें पता भी न चले। इससे उसको ये अतिरिक्त फायदा भी था कि अगर वे दोनों कैब भी लेते हैं तो उसे उनका पीछा करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसे एक दिक्कत हो गई है, कैब वाले से उसे खतरा हो गया है। वही तो, कितने दुख की बात है कि हम उस कैब का नंबर नहीं देख पाए। माय डियर वॉटसन, चाहे मैंने गड़बड़ कर दी हो, फिर भी क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने कैब का नंबर नहीं लिया होगा? हमें 2704 नंबर वाली कैब की तलाश है, लेकिन इस समय वो हमारे किसी काम का नहीं। तो फिर इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा। कैब को देखते ही मुझे मुड़कर दूसरी दिशा में जाना चाहिए था। फिर मुझे चुपचाप दूसरी कैब लेकर एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए पहली कैब का पीछा करना चाहिए था, या उससे बेहतर यह होता कि मैं नॉर्थम्बरलैंड होटल पहुंचकर उसका इंतजार करता। जब हमारा ये अजनबी बैस्करविल का घर तक पीछा करता तो हम भी वही खेल खेलते और देखते कि उसका इरादा क्या है। लेकिन मेरी जरा सी जल्दबाजी ने हमारा पर्दाफाश कर दिया और वो हमारे हाथ से निकल गया।
बातचीत करते हुए हम धीरे धीरे रीजेंट स्ट्रीट पर टहलते हुए आगे बढ़ रहे थे और डॉक्टर मॉर्टिमर और उसका दोस्त कब के हमारी आंखों से ओझल हो चुके थे। होम्स ने कहा, उनका पीछा करने से अब कोई फायदा नहीं, शिकार हाथ से जा चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमारे हाथ में कौन सी बाजी बची है और हमें ध्यान से खेलना है। क्या तुम उस कैब वाले आदमी की शक्ल पहचान सकते हो? मैं उसकी सिर्फ दाढ़ी पहचान सकता हूं, मैंने सोचते हुए कहा। मैं भी, और इसी से मुझे शक है कि शायद वो दाढ़ी नकली थी। इतने पेचीदा काम में लगा एक आदमी दाढ़ी को सिर्फ चेहरा छिपाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। अंदर चलो वॉटसन। वो एक दफ्तर में गया जहां के मैनेजर ने बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मैं देख रहा हूं विल्सन कि तुम वो छोटा सा केस भूले नहीं हो जिसमें तुम्हारी मदद करने का मुझे मौका मिला था, होम्स ने उससे कहा। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं भूला। तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और मेरी जान भी। अरे अरे, तुम तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है विल्सन कि तुम्हारे साथ कार्टराइट नाम का एक लड़का था जिसने जांच के दौरान अपना हुनर दिखाया था। जी हाँ, वो अब भी हमारे साथ है। क्या तुम उसे बुला सकते हो प्लीज? शुक्रिया, और मुझे 5 पाउंड के इस नोट की रेजगारी चाहिए। मैनेजर के बुलाने पर 14 साल का होशियार सा दिखाई देने वाला एक लड़का तुरंत वहां आ गया। वो बहुत ही अदब से होम्स के सामने आकर खड़ा हो गया। होम्स ने उससे कहा, मुझे होटल की डायरेक्टरी चाहिए। शुक्रिया, और अब कार्टराइट, यहाँ पर 23 होटलों के नाम दिए गए हैं जो चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल के आसपास हैं। जी हाँ सर। तुम एक एक करके उन सब में जाओगे। जी ठीक है। हर होटल में तुम उसके बाहर वाले दरबान को 1 शिलिंग देकर अपना काम शुरू करोगे। ये रहे 23 शिलिंग। जी ठीक है, लड़के ने कहा। तुम उससे कहोगे कि तुम कल का अखबार देखना चाहते हो, एक जरूरी टेलीग्राम खो गया है और तुम उसे ढूंढ रहे हो। समझ गए ना? जी हाँ सर, समझ गया, लड़का बोला। लेकिन असल में तुम्हें करना ये है कि टाइम्स अखबार का बीच का पन्ना ढूंढना है जिसमें कई जगह कैंची से काटने की वजह से छेद होंगे। ये टाइम्स की एक कॉपी है, हमको इसका ये वाला पन्ना चाहिए। तुम इसे आसानी से पहचान लोगे ना? जी हाँ सर, पहचान लूंगा। हर होटल में बाहर वाला दरबान हॉल के दरबान को बुलाएगा, उसे भी तुम 1 शिलिंग दोगे। ये रहे उनके 23 शिलिंग। 23 में से 20 जगह तुम पाओगे कि पिछले दिन के कूड़े को या तो जला दिया गया है या फेंक दिया गया है। बाकी 3 जगह तुम्हें अखबारों का ढेर दिखा दिया जाएगा जिसमें से तुमको टाइम्स का पन्ना ढूंढना है। इसके मिलने की संभावना काफी कम है। मैं तुम्हें 10 शिलिंग और दे रहा हूँ क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे शाम तक बेकर स्ट्रीट के पते पर टेलीग्राम से सूचित करना। और अब वॉटसन, हमें कैब नंबर 2704 के बारे में और जानकारी लेनी है, और फिर हम होटल जाने के समय तक बॉन्ड स्ट्रीट की किसी पिक्चर गैलरी में अपना बाकी समय बिताते हैं। शर्लॉक होम्स में ये बड़ी ही अनोखी काबिलियत थी कि वो अपना ध्यान कहीं से भी हटाकर दूसरी जगह लगा सकता था। 2 घंटों तक वो इस अजीबोगरीब केस को पूरी तरह भुलाए रहा और बेल्जियम के महान चित्रकारों की पेंटिंग्स देखता रहा। वो आर्ट के अलावा और किसी विषय पर बात नहीं कर रहा था जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। और ये तब तक चलता रहा जब तक हम नॉर्थम्बरलैंड होटल नहीं पहुंच गए। क्लर्क ने हमें बताया, ऊपर सर हेनरी बास्करविल आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप आए मैं फौरन आप लोगों को ऊपर लेकर जाऊं। होम्स ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारा रजिस्टर देखूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बास्करविल के बाद रजिस्टर में 2 नाम और जुड़े थे। एक था न्यूकासल के थियोफिलस जॉनसन और उसका परिवार, और दूसरा नाम था हाई लॉज एल्टन की मिसेस ओल्डमोर का। होम्स ने क्लर्क से कहा, शर्तिया ये वही जॉनसन है जिसे मैं जानता हूँ। क्या ये सफेद बालों वाला वकील नहीं है जो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है? नहीं नहीं सर, वो तो कोयले के मालिक मिस्टर जॉनसन है जो काफी फुर्तीले हैं, लगभग आप ही की उम्र के हैं। उसके पेशे के बारे में तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, वो इस होटल में काफी सालों से आते रहे हैं और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। चलो, ये मामला तो निपटा। मिसेस ओल्डमोर का नाम भी कुछ कुछ याद आ रहा है। मुझे गलत मत समझना, पर कभी कभी एक मित्र से मिलने पर दूसरे का पता मिल जाता है। जी, वो एक अपाहिज महिला है सर। उसका पति ग्लूसेस्टर का मेयर हुआ करता था। जब भी वो शहर आती है हमारे होटल में ही ठहरती है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे नहीं जानता।
जब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो होम्स ने धीमी आवाज में कहा, इन सवालों से एक बात तो तय हो गई है वॉटसन। अब हमें मालूम हो गया है कि जो लोग हमारे मित्र में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं वे इस होटल में नहीं टिक रहे हैं। इसका मतलब जैसा हमने देखा कि वो इस पर नजर रखना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनको ये फिक्र भी है कि कहीं वो इन लोगों को देख ना ले। अब इस बात से मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं होम्स से उसके इन ख्यालों के बारे में पूछता, हम सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गए थे और सामने ही सर हेनरी बैस्करविल खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसके हाथ में एक पुराना धूल भरा जूता था। वो इतने गुस्से में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, और जब वो कुछ बोला तो उसका लहजा इतना पश्चिमी था जैसा हमने सुबह उसके मुंह से नहीं सुना था। वो गरजते हुए बोला, ऐसा लग रहा है कि इस होटल में मुझे बेवकूफ समझा जा रहा है। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। मैं बता देता हूँ, अगर उसने मेरा खोया जूता नहीं ढूंढा तो मैं इनकी खाट खड़ी कर दूंगा। मजाक समझ में आता है मिस्टर होम्स, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। तुम अभी भी अपना जूता ढूंढ रहे हो? होम्स ने मजाकिया स्वर में कहा। हाँ, और ढूंढकर ही मानूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जूता नया है और भूरे रंग का है। वो था, अब मेरा पुराना काले रंग का एक और जूता गायब हो गया है। क्या क्या तुम कह रहे हो कि? हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मेरे पास कुल मिलाकर 3 ही जोड़ी जूते थे। नए वाले भूरे रंग के थे और पुराने काले, और एक जोड़ी पेटेंट लेदर के जो मैंने पहन रखे हैं। पिछली रात उन्होंने मेरा नया वाला भूरे रंग का जूता लिया और आज काले रंग का ले उड़े। तभी एक परेशान सा जर्मन वेटर सामने आकर खड़ा हो गया। हेनरी उसकी ओर मुड़कर बोला, क्या तुम्हें जूते मिल गए? जवाब दो ना, ऐसे बुत की तरह क्यों खड़े हो? जी नहीं सर, मैंने पूरे होटल में पता लगाया, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। वेटर कांपती आवाज में बोला, ठीक है, या तो मेरा जूता शाम से पहले मुझे वापस लौटाया जाए, नहीं तो मैं मैनेजर से मिलकर बताता हूँ कि मैं इस होटल को अभी छोड़कर जा रहा हूँ। वो मिल जाएगा सर, मैं वादा करता हूँ, आप थोड़ा सा सब्र रखें, हम उसे ढूंढ लेंगे। इसी में तुम्हारी खैरियत है। इस चोरों के अड्डे में मैं अपना जूता छोड़ने वाला नहीं हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर होम्स, मैं इतनी छोटी सी बात पर तुमको परेशान कर रहा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से इस मामले में शोर मचाना ही ठीक है। होम्स ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तुम तो बड़े गंभीर लग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है? मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ आज तक हुई सारी घटनाओं में से सबसे अजीब और बेहुदा यही है। हाँ, अजीब तो है, होम्स ने कुछ सोचते हुए कहा। तुमको इस घटना से क्या समझ में आ रहा है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि मुझे जूते खोने की कोई वजह समझ में आ रही है। तुम्हारा ये केस बहुत उलझा हुआ है हेनरी। मैं जब इसको तुम्हारे अंकल की मौत से जोड़ता हूँ तो अपने सबसे पेचीदा 500 केसों में से किसी को भी इतना गहरा और उलझा हुआ नहीं समझता। लेकिन हमारे हाथ में कई सुराग हैं और उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई सुराग हमें सच्चाई तक जरूर पहुंचाएगा। हम गलत सुराग को पकड़कर समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो असली बात तक जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद हमने कमरे में बैठकर बढ़िया लंच किया। इस दौरान हम में से किसी ने भी इस केस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब हम प्राइवेट सिटिंग रूम में बैठे तब होम्स ने बैस्करविल से पूछा कि अब उसका क्या इरादा है। मैं बैस्करविल हॉल जाऊंगा, उसने कहा। कब जाओगे? इस हफ्ते के आखिर में। ठीक है, एक तरह से तुम्हारा ये फैसला सही है। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं कि लंदन में तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। इस शहर की सैकड़ों की आबादी के बीच ये तय कर पाना तो मुश्किल है कि ये लोग कौन हैं और उनका इरादा क्या है। अगर उनके इरादे बुरे हैं तो वे तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम उनको रोक नहीं पाएंगे। डॉक्टर मॉर्टिमर, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज सवेरे मेरे घर से तुम्हारा पीछा किया गया था। डॉक्टर मॉर्टिमर बुरी तरह चौंक पड़ा। हमारा पीछा? कौन कर रहा था? ये बात मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। क्या डार्टमूर में तुम्हारी जान पहचान में या अड़ोस पड़ोस में कोई लंबी सी काली दाढ़ी वाला आदमी है? शायद नहीं, मॉर्टिमर ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, बैरीमोर है, सर चार्ल्स का बटलर। उसकी दाढ़ी लंबी और काली है। ये बैरीमोर कहाँ रहता है? वो हॉल की देखरेख करता है। हमें यह पता करना होगा
कि इस वक्त वो सच में वहीं है या उसके इस समय लंदन में होने की भी कोई संभावना है। ये तुम कैसे मालूम कर सकते हो? मॉर्टिमर ने पूछा। मुझे एक टेलीग्राफ फॉर्म दो। इस पर लिखो, क्या सब लोग सर हेनरी के स्वागत के लिए तैयार हैं? हाँ, ये ठीक है। अब इस पर बैरीमोर बैस्करविल हॉल का पता लिखो। यहाँ सबसे नजदीकी टेलीग्राफ ऑफिस कहाँ है? ग्रिम्पेन। बहुत अच्छा। अब हम दूसरा टेलीग्राम ग्रिम्पेन के पोस्टमास्टर को भेजेंगे। मिस्टर बैरीमोर को भेजा गया टेलीग्राम उसी के हाथ में पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो टेलीग्राम सर हेनरी बैस्करविल को नॉर्थम्बरलैंड होटल में लौटा दिया जाए। इससे शाम तक हमें मालूम पड़ जाएगा कि बैस्करविल इस वक्त डेवनशायर में है या नहीं। हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी, बैस्करविल ने कहा। वैसे डॉक्टर मॉर्टिमर, ये बैरीमोर आखिर है कौन? मॉर्टिमर ने हेनरी को बताया। वो पुराने केयरटेकर का बेटा है जो अब मर चुका है। उसने 4 पीढ़ियों से इस हॉल की देखरेख की है। जहां तक मुझे मालूम है, वो और उसकी पत्नी पूरे इलाके में प्रतिष्ठित लोगों की गिनती में आते हैं। हेनरी ने कुछ सोचते हुए कहा, और इसके साथ ही ये भी बात साफ है कि जब तक मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हॉल में नहीं रहता, इन लोगों को एक आलीशान मकान मिला हुआ है और इन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ये भी सच है, मॉर्टिमर ने कहा। क्या सर चार्ल्स की वसीयत से बैरीमोर को कोई फायदा हुआ था? होम्स ने पूछा। उसे और उसकी पत्नी दोनों को 500-500 पाउंड मिले थे। क्या उन्हें मालूम था कि उन्हें इतनी रकम मिलने वाली है? हाँ, सर चार्ल्स को अपनी वसीयत के बारे में बताने का बड़ा शौक था। ये बात काफी दिलचस्प है, होम्स ने कहा। डॉक्टर मॉर्टिमर ने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है होम्स कि तुम हर उस आदमी को शक की नजरों से नहीं देखोगे जो सर चार्ल्स की वसीयत में शामिल है, क्योंकि उसने मेरे लिए भी 1000 पाउंड छोड़े हैं। अच्छा, वाकई? क्या और कोई भी है? होम्स ने पूछा। उसमें बहुत से लोगों के लिए कुछ ना कुछ है और काफी कुछ दान भी किया गया है। बाकी जो कुछ बचा है वो सर हेनरी को दिया गया है। और ये कुल कितनी रकम थी? होम्स ने पूछा। 7,40,000 पाउंड। होम्स ने हैरानी से उसे देखा। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी भारी रकम का मामला है। सर चार्ल्स बेहद अमीर तो माने जाते थे, पर हमको नहीं मालूम था कि वो कितने अमीर थे। उनकी पूरी जायदाद करीब 10 लाख की थी, मॉर्टिमर ने बताया। बाप रे, इतनी दौलत के लिए तो कोई किसी भी हद तक जा सकता है। और एक और सवाल डॉक्टर मॉर्टिमर, वैसे कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर हमारे इस नौजवान दोस्त को कुछ हो जाता है तो इसके बाद इस जायदाद का वारिस कौन होगा? सर चार्ल्स का छोटा भाई रॉजर बैस्करविल बगैर शादी किए ही मर गया था, इसलिए ये जायदाद डेसमंड परिवार को मिलेगी, जो इनके दूर के भाई बंधु हैं। जेम्स डेसमंड वेस्टमोरलैंड में बूढ़ा पादरी है। शुक्रिया डॉक्टर मॉर्टिमर, ये बातें काफी दिलचस्प हैं। क्या तुम मिस्टर जेम्स डेसमंड से मिल चुके हो? जी हाँ, एक बार वो सर चार्ल्स से मिलने आया था। वो बहुत ही संत आदमी है। मुझे याद है, उसने सर चार्ल्स के बहुत कहने पर भी कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। और ये संत आदमी सर चार्ल्स की लाखों की जायदाद का मालिक बनेगा। वो जायदाद का वारिस होगा क्योंकि वसीयत में ऐसा ही लिखा है। उसे रकम भी मिलेगी अगर मौजूदा मालिक चाहे तो। और सर हेनरी, क्या तुमने अपनी वसीयत तैयार की है? होम्स ने इस बार हेनरी से पूछा। नहीं मिस्टर होम्स, अभी नहीं की। मुझे अभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे कल ही इन सारी बातों का पता चला है। पर मुझे लगता है कि पैसा और जायदाद एक ही के पास होने चाहिए। नहीं तो बैस्करविल का मालिक वहां की शानो शौकत वापस कैसे लाएगा, अगर उसके पास जायदाद के रख रखाव के लिए रकम ही नहीं होगी तो। घर, जायदाद, पैसा, सब कुछ एक के पास ही होना चाहिए। बिल्कुल सर हेनरी, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम्हें बिना कोई समय गंवाए फौरन डेवनशायर के लिए रवाना हो जाना चाहिए। बस मैं एक बात कहूंगा कि तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर मॉर्टिमर मेरे साथ जा रहा है, हेनरी ने कहा। लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर को अपनी प्रैक्टिस भी तो देखनी होगी, और उसका घर तुम्हारे घर से बहुत दूर है। वो तुम्हारी कितनी भी मदद करना चाहे लेकिन नहीं कर पाएगा। सर हेनरी, तुम्हें अपने साथ एक भरोसे का आदमी ले जाना होगा जो हर दम तुम्हारे पास रहेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मिस्टर होम्स? हेनरी ने पूछा। अगर कोई दिक्कत सामने आई तो मैं जरूर तुम्हारे पास होने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मेरे पास इतने केस हैं और मैं उनको निपटाने में इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं अनिश्चित समय तक लंदन से दूर नहीं रह सकता।
इस समय इंग्लैंड का सबसे जाना माना नाम एक ब्लैकमेलर द्वारा बदनाम किया जा रहा है और मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तुम देख ही सकते हो कि मेरा डार्टमूर जाना मुमकिन नहीं हो सकता। तो तुम किसी को भेज सकते हो मेरे साथ? होम्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर मेरा ये दोस्त मान जाए तो मैं नहीं सोचता कि अगर तुम खतरे में पड़ो तो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव से मैं चौंक उठा, लेकिन मेरे जवाब देने के पहले ही बेस्करविल ने मेरा हाथ पकड़कर गर्मजोशी से हिलाया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी डॉक्टर वॉटसन। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे क्या हालात हैं और क्या माजरा है। अगर तुम बेस्करविल हॉल चलकर मेरी परेशानी में मेरा साथ दोगे तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे इस तरह के रोमांचक हालातों में हमेशा मजा आता है और होम्स की तारीफ और बेस्करविल की बात से मैंने फैसला कर लिया। मैं खुशी से तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं इससे अच्छे तरीके से और कैसे अपना समय बिता सकता हूँ। और तुम बहुत ध्यान से मुझे एक एक रिपोर्ट देते रहोगे, होम्स ने मुझे कहा। जब भी खतरा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। शनिवार रात तक तो सब तैयार हो जाओगे ना? क्या वॉटसन भी तैयार हो सकेगा? हेनरी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। तो फिर शनिवार को पैडिंगटन से आने वाली ट्रेन पर 10:30 बजे मिलते हैं। हम जाने के लिए उठे ही थे कि बेस्करविल बड़े खुशी भरे अंदाज में चिल्लाया और कमरे के एक कोने में झुककर एक कैबिनेट के नीचे से एक भूरा जूता निकाल लाया। वो चिल्लाया, मेरा खोया हुआ जूता मिल गया। काश हमारी सारी मुश्किलें इसी तरह सुलझ जाएं, शर्लॉक होम्स ने कहा। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा। लंच के पहले मैंने इस कमरे का चप्पा चप्पा चेक किया था। और मैंने भी किया था, एक एक हिस्सा चेक किया था, बेस्करविल ने कहा। उस वक्त कमरे में ये जूता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लंच कर रहे थे उस वक्त वेटर इसे यहाँ रख गया होगा। वेटर को बुलवाया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था, ना ही दूसरे लोगों से पूछताछ का कोई नतीजा निकला। एक के बाद एक होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई थी। 2 दिनों के भीतर ही हमारे सामने अजीब अजीब घटनाएं आती जा रही थी। चिट्ठी का आना, कैब का दाढ़ी वाला जासूस, नए भूरे जूते का खोना, पुराने काले जूते का खोना और अब भूरे जूते का वापस मिल जाना। बेकर स्ट्रीट लौटते समय होम्स कैब में चुपचाप बैठा था। उसके तनाव भरे चेहरे से मैं समझ रहा था कि मेरी तरह वो भी इस केस के बारे में ही सोच रहा था। पूरी दोपहर और देर शाम तक वो अपने तंबाकू और ख्यालों में ही गुम रहा। डिनर के थोड़ी देर पहले 2 टेलीग्राम आए। पहले में लिखा था, अभी अभी पता चला है कि बैरीमोर यहीं हॉल में ही है, बेस्करविल। दूसरे में लिखा था, जैसा कहा गया था 23 होटलों में गया पर टाइम्स का कटा हुआ पन्ना नहीं मिला, कार्टराइट। ये बेकार हो गए मेरे 2 सुराग, होम्स ने कहा। जब कोई केस आशा के विपरीत जाता है तो और भी मजा आता है। अब हमें कोई नया सुराग ढूंढना होगा। वो जासूस को लेकर घूमने वाला कैब ड्राइवर भी तो है अभी, मैंने कहा। ठीक कहा तुमने वॉटसन, मैंने उसका नाम और पता जानने के लिए रजिस्ट्री में पता किया है। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे सवाल का जवाब आ गया हो। दरवाजे की घंटी बजी और एक आदमी अंदर आया। मुझे हेड ऑफिस से संदेश आया था कि इस पते पर कोई कैब नंबर 2704 के बारे में पूछ रहा था। उस आदमी ने कहा, मैं अपनी कैब 7 सालों से चला रहा हूँ और कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है। मैं सीधे वहीं से आ रहा हूँ ताकि आमने सामने बात हो सके कि आपको मुझसे क्या शिकायत है। होम्स ने उसे कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मेरे पास तो ये सिक्का है तुम्हें देने के लिए, अगर तुम मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दे सको तो। अरे वाह, मेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा बीता। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कैब वाले ने मुस्कुराकर कहा। सबसे पहले तो अपना नाम और पता दो ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे फिर से संपर्क कर सकूं। उसने बताया, जॉन क्लेटन, 3 टर्पी स्ट्रीट, द बरो। मेरी कैब वाटरलू स्टेशन के पास शिपले यार्ड से बाहर रहती है। शर्लॉक होम्स ने यह सब नोट कर लिया। तो आप क्लेटन, मुझे उसके बारे में बताओ जो सुबह 10 बजे आकर इस घर का मुआयना करके गया था और फिर उसने रीजेंट स्ट्रीट में कुछ लोगों का पीछा किया। वो कुछ हैरान और शर्मिंदा हो गया। मेरे बताने का कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि आपको तो सब कुछ पहले से ही पता है। असल में उसने मुझसे कहा था कि वो जासूस है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। देखो क्लेटन, ये बड़ा ही गंभीर मामला है और अगर तुमने कुछ भी छिपाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा।
तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी सवारी ने ये कहा था कि वो जासूस है। जी हाँ। ये उसने कब कहा था? जब उसने कैब को छोड़ा था। क्या उसने और भी कुछ कहा था? जी, उसने अपना नाम बताया था। होम्स ने खुशी भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। ओह, उसने अपना नाम बताया था। ये तो उसने बेवकूफी की। उसने क्या नाम बताया था अपना? कैब ड्राइवर ने बताया। जी, उसका नाम शर्लॉक होम्स था। मैंने कभी भी अपने दोस्त को इतना हक्का बक्का नहीं देखा जितना वो उस ड्राइवर का जवाब सुनकर हो गया था। एक पल के लिए वो चुपचाप बैठा रहा और फिर बुरी तरह से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वॉटसन, इसमें मेरा हल्का सा पुट जरूर है। मुझे महसूस हो रहा है कि इस बार दुश्मन मेरे जितना ही चालाक और फुर्तीला है। तो उसका नाम शर्लॉक होम्स था। जी हाँ, यही उस सवारी ने अपना नाम बताया था, कैब ड्राइवर ने कहा। बहुत खूब। अब ये बताओ कि तुमने उसे कहाँ से लिया था और पूरे रास्ते में क्या क्या हुआ? जी, वो सुबह 9:30 बजे ट्रैफलगर स्क्वायर से मेरी गाड़ी में बैठा था। उसने कहा कि वो जासूस है और वो मुझे 2 गिन्नियां देगा अगर मैं सारा दिन उसके साथ रहूं और कोई सवाल ना पूछूं। मैं खुशी खुशी मान गया। पहले हम नॉर्थम्बरलैंड होटल गए और वहां 2 लोगों के बाहर आने का इंतजार किया। उन दोनों ने एक घोड़ा गाड़ी पकड़ी। हमने उनकी घोड़ा गाड़ी का पीछा किया और यहाँ पर आ गए। क्या इसी दरवाजे तक? होम्स ने पूछा। मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन मेरी सवारी को सब मालूम था। हम थोड़ी दूर सड़क पर रुक गए और 1.5 घंटे तक हमने इंतजार किया। फिर वे दोनों पैदल हमारी कैब के पास से गुजरे और हम बेकर स्ट्रीट पर। जानता हूँ, होम्स ने कहा। फिर हम रीजेंट स्ट्रीट करीब करीब पार कर ही चुके थे कि मेरी सवारी ने कहा कि मैं जितनी तेजी से हो सके वाटरलू स्टेशन की ओर कैब दौड़ाऊं। मैंने घोड़े को हाँका और 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए। फिर उसने मुझे 2 गिन्नी दी और स्टेशन के अंदर चला गया। जब वो जाने लगा तो मुड़कर बोला, तुमको जानकर ये खुशी होगी कि तुम शर्लॉक होम्स को अपनी गाड़ी में घुमा रहे थे और इसी से मुझे उसका नाम पता चला। अच्छा, और फिर तुम उससे नहीं मिले? उसके स्टेशन के अंदर जाने के बाद से तो नहीं। शर्लॉक होम्स के बारे में तुम और क्या बता सकते हो? कैब ड्राइवर अपना सिर खुजाते हुए बोला। उसके बारे में कुछ बताना आसान नहीं है। वो करीब 40 साल का था, बीच की लंबाई का, आपसे 2-3 इंच कम होगा सर। उसकी काली दाढ़ी थी जो नीचे से चौकोर थी और उसका चेहरा सफेद था। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा आपको कुछ बता पाऊंगा। उसकी आंखों का रंग कैसा था? जी, मैं नहीं कह सकता। कोई और बात जो तुम्हें याद आ रही हो? जी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये लो अपने पैसे। अगर तुम कोई और जानकारी दोगे तो तुम्हें और पैसा मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर, शुक्रिया। जॉन क्लेटन धीरे धीरे हंसता हुआ चला गया और खिसियाई मुस्कुराहट के साथ शर्लॉक होम्स मेरी ओर मुड़ा। ये गया हमारा तीसरा सुराग भी पानी में। हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। बहुत ही चालाक था वो आदमी। उसके पास हमारा नंबर था। वो जानता था कि सर हेनरी ने मुझसे सलाह ली है। रीजेंट स्ट्रीट पर मुझे देखते ही पहचान गया और ताड़ गया कि मैंने कैब का नंबर नोट कर लिया है और मैं ड्राइवर को ढूंढ निकालूंगा। और इसीलिए उसने ये संदेश भेजा। मैं बता रहा हूं वॉटसन, इस बार हमारा दुश्मन हमारी ही टक्कर का है। मुझे लंदन में मात मिली है। मैं तुम्हें डेवनशर में बेहतर कामयाबी की दुआ देता हूँ, लेकिन मेरा मन अंदर से बेचैन है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। तुम्हें वहां भेजना बड़ा जोखिम का काम है वॉटसन। ये खतरनाक है और जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ उतना ही ज्यादा ये मुझे बुरा लग रहा है। मुझे हंसता देख वो बोला, तुम चाहो तो मेरी बात पर हंस सकते हो, लेकिन मैं वायदे से कहता हूँ कि तुमको सही सलामत बेकर स्ट्रीट में वापस देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तय दिन पर सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर तैयार हो गए और हम अपनी योजना के मुताबिक डेवनशर की ओर रवाना हुए। शर्लॉक होम्स स्टेशन तक मेरे साथ गया और अंत तक मुझे हिदायतें और सलाहें देता रहा। मैं अपने शक और अपनी सोच तुम पर थोप कर तुम्हारा नजरिया नहीं बदलना चाहता वॉटसन। मैं चाहता हूं कि एक एक बात को मुझे विस्तार से बताते रहना और उनका मतलब निकालने का काम मुझ पर छोड़ देना, उसने कहा। कौन सी बातें? मैंने पूछा। कोई भी ऐसी बात जिसका केस से ताल्लुक हो, खासकर बैस्करविल और उसके पड़ोसियों के बीच रिश्ते या सर चार्ल्स की मौत के सिलसिले में कोई नई बात। पिछले कुछ दिनों में मैंने छानबीन करवाई है, लेकिन अफसोस कुछ खास हाथ नहीं लगा।
बस एक बात तय दिखाई देती है कि जो अगला वारिस जेम्स डेसमंड है वो बहुत ही नेक और संत किस्म का है, इसलिए ये काम उसका तो नहीं हो सकता। मुझे सचमुच लग रहा है कि उसे अपने शक के दायरे से बिल्कुल बाहर कर दें। अब वे लोग बचते हैं जो सर हेनरी के इर्द गिर्द रहते हैं। क्या ये सही नहीं होगा कि सबसे पहले जाते ही बैरीमोर दंपत्ति का सफाया किया जाए? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। इससे बड़ी गलती तो तुम कर ही नहीं सकते। अगर वे बेकसूर हैं तो ये उन पर अन्याय होगा, और अगर वे कसूरवार हैं तो हम उनका पर्दाफाश करने के सारे मौके खो देंगे। नहीं, हम उन्हें अपने शक के दायरे में ही रखेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो हॉल में एक साइस है, दो किसान हैं, हमारा दोस्त डॉक्टर मॉर्टिमर है जिसे मैं पूरी तरह ईमानदार समझता हूँ, और उसकी पत्नी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। एक प्रकृति प्रेमी डॉक्टर स्टेपल्टन है और उसकी बहन जो एक आकर्षक युवती मानी जाती है। एक मिस्टर फ्रैंकलैंड है लाफ्टर हॉल का, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, और इक्के दुक्के पड़ोसी हैं। इन लोगों पर तुमको खास ध्यान देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने कहा। तुम्हारे पास कोई हथियार तो है ना? हाँ, मैंने सोचा कि उसे ले जाना ही ठीक रहेगा, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक। अपना रिवॉल्वर रात दिन अपने पास ही रखना और हर समय चौकन्ने रहना। मेरे दोस्तों ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जगह ले ली थी और प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त के सवाल के जवाब में डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, जी नहीं, हमें किसी तरह की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि पिछले 2 दिनों में हमारा पीछा नहीं किया गया है। हम जब भी बाहर निकले पूरी तरह चौकन्ने रहे और हमारी नजरों से कोई चूक नहीं हुई। तुम दोनों पूरा टाइम साथ रहे थे ना? होम्स ने पूछा। बस कल दोपहर को छोड़कर। जब भी मैं शहर आता हूँ तो एक दिन अपने मनोरंजन के नाम करता हूँ, इसलिए मैंने कॉलेज ऑफ सर्जन के म्यूजियम में दिन बिताया, और उस समय मैं पार्क में लोगों को देखने चला गया था, बेस्करविल बोला, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। गंभीरता से सिर हिलाते हुए होम्स ने कहा, चाहे जो भी कहो, लेकिन तुम दोनों ने ये बड़ी बेवकूफी की बात की है। सर हेनरी, तुम कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्या तुमको अपना दूसरा जूता मिल गया? नहीं, वो तो हमेशा के लिए ही खो गया है। वाकई ये बहुत दिलचस्प बात है। चलो ठीक है, गुड बाय। ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी थी। होम्स ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, याद रखना सर हेनरी, डॉक्टर मॉर्टिमर ने जो किस्सा पढ़ा था उसमें लिखा था कि अंधेरे के वक्त जब शैतानी ताकतें जागी होती हैं, उस वक्त बियाबान से दूर रहना चाहिए। मैंने मुड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। जब हमारी ट्रेन काफी आगे निकल गई, लंबा होम्स चुपचाप खड़ा हमारी ओर देख रहा था। हमारी यात्रा काफी मजेदार रही और मैंने इस दौरान उन दोनों से जान पहचान बढ़ाई और डॉक्टर मॉर्टिमर के कुत्ते के साथ खेलता रहा। कुछ ही घंटों में भूरी मिट्टी लाल में बदल गई, पथरीली जमीन ग्रेनाइट की हो गई और लाल रंग की गायें हरे भरे मैदानों में चरती दिखने लगीं, जो ये बता रहा था कि ये जगह बारिश के कारण गीली थी। बेस्करविल उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखता रहा, और जब डेवनशर के जाने पहचाने नजारे शुरू हुए तो वो खुशी से उछल पड़ा। मैं जब से यहाँ से गया हूँ काफी दुनिया घूम ली है डॉक्टर वॉटसन, लेकिन इस जगह जैसी और कोई जगह नहीं देखी, वो बोला। मैंने कहा, मैंने आज तक कोई ऐसा डेवनशर का रहने वाला नहीं देखा जो इस बात की दुहाई ना देता हो। इस बात पर डॉक्टर मॉर्टिमर बोला, जगह के साथ साथ ये लोगों पर भी निर्भर करता है। अपने इस दोस्त की खोपड़ी देखकर मैं पहचान गया हूँ कि ये एक सेल्ट की गोलाकार खोपड़ी है जिसके भीतर उत्साह और प्यार भरा हुआ है। बेचारे सर चार्ल्स की खोपड़ी बड़े नायाब किस्म की थी, पर जब तुमने आखिरी बार बेस्करविल हॉल देखा तब तो तुम काफी छोटे रहे होंगे, है ना? तब मैं किशोर ही था जब मेरे पिता की मौत हुई, और मैंने फिर कभी भी हॉल नहीं देखा क्योंकि वो एक छोटे से कॉटेज में रहते थे। फिर मैं सीधा अपने दोस्त के पास अमेरिका चला गया। मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो जगह उतनी ही नई है जितनी डॉक्टर वॉटसन के लिए है, और इसीलिए मैं उसे देखने के लिए बेचैन हूँ। ट्रेन की खिड़की की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारी बेचैनी खत्म हो गई, क्योंकि बियाबान अब शुरू हो चुका है। हरे मैदानों के उस पार एक उदास सा पहाड़ खड़ा था जो दूरी की वजह से धुंधला नजर आ रहा था। बेस्करविल देर तक बैठा रहा, टकटकी लगाए। उसके चेहरे से मैं समझ पा रहा था कि ये उसके लिए कितना मायने रखता है।
उस अनूठी जगह की पहली झलक जहां उसके पुरखों का इतने सालों तक दबदबा रहा और वे अपनी गहरी छाप छोड़ गए। वो वहीं बैठा रहा, ट्रेन के डिब्बे में, ट्वीड का सूट पहने और अपने अमेरिकी लहजे के साथ। लेकिन जब मैंने उसके भावपूर्ण चेहरे को देखा तो समझा कि वो उस रौबीले गर्मजोश खानदान का ही वारिस था। उसके माथे और आंखों में गर्व, ताकत और पराक्रम था। अगर उस बियाबान में हमारे सामने कोई खतरनाक हालात पैदा होते तो ये आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर बहादुरी से उसका मुकाबला कर सकता था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और हम लोग उतर गए। बाहर हमारे लिए एक घोड़ा गाड़ी इंतजार कर रही थी। हमारा आना काफी बड़ी घटना थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक हमारा सामान उठाने के लिए हमें घेर कर खड़े हो गए। ये एक छोटा सा शांत इलाका था, लेकिन मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि गेट पर यूनिफॉर्म में 2 सिपाही खड़े थे, जो अपनी राइफलें थामे हमें गौर से देख रहे थे। कोचवान ने सर हेनरी को सैल्यूट किया और कुछ ही मिनटों में हम चौड़ी सफेद सड़क पर दौड़े जा रहे थे। हमारे दोनों ओर हरे हरे मैदान थे और जगह जगह हरियाली के बीच से पुराने घर झांक रहे थे। और इस धूप भरी हरियाली के पीछे धीरे धीरे अब बियाबान नजर आने लगा था, सन्नाटेदार और डरावना। घोड़ा गाड़ी एक सड़क पर मुड़ी जिस पर सैकड़ों पहियों के निशान थे और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीले थे। उन पर ताजी गीली काई और तरह तरह के जंगली पौधे उग रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी में ये चमक रहे थे। चढ़ाई पर धीरे धीरे जाते हुए हम एक संकरे पुल से गुजरे, जिसके नीचे शोर करती धारा बड़े बड़े पत्थरों से टकराती, झाग उगलती बह रही थी। हर मोड़ पर बैस्करविल खुशी से चिल्लाता हुआ इधर उधर देखता और बहुत से सवाल पूछता। उसे सब कुछ बहुत ही सुंदर और लुभावना लग रहा था, लेकिन मुझे उस पूरे इलाके में उदासी सी छाई महसूस हो रही थी। हमारे गुजरते समय पीली पत्तियां सड़कों पर बिछी हुई थीं। वहां से गुजरते वक्त हमारे पहियों से आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि बैस्करविल के वारिस के स्वागत में बरसाई गई प्रकृति की ये सौगात कितनी दुख भरी लग रही है। अरे अरे अरे! अचानक डॉक्टर मॉर्टिमर ने शोर मचाया। ये क्या है? सामने बियाबान में एक ऊंचा टीला था। उसके ऊपर एक मूर्ति की तरह साफ और स्थिर घोड़े पर सवार एक सैनिक था, जिसकी बाह पर बंदूक तनी हुई थी। वो उस सड़क की निगरानी कर रहा था जहां से हम गुजर रहे थे। ये क्या है परकिंस? डॉक्टर मॉर्टिमर ने ड्राइवर से पूछा। हमारा ड्राइवर सीट पर आधा मुड़ा और उसने बताया, प्रिंस टाउन से एक कैदी निकल भागा है सर। 3 दिन से छूटा हुआ है और हर सड़क, हर स्टेशन पर सैनिक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो किसी को दिखाई नहीं दिया है। यहाँ के किसानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी जानकारी देने वाले को 5 पाउंड का इनाम देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन 5 पाउंड का लालच गला कटने के डर से बड़ा नहीं है। ये कोई मामूली भगौड़ा तो है नहीं। ये आदमी कभी हार नहीं मानेगा। ये आखिर है कौन? डॉक्टर मॉर्टिमर ने पूछा। उसका नाम सेल्डन है, नॉटिंग हिल का हत्यारा। मुझे वो केस अच्छी तरह याद है, क्योंकि जुर्म की बेरहमी की वजह से होम्स ने उसमें खासी दिलचस्पी दिखाई थी। उस आदमी का जुर्म इतना पैशाचिक था कि उसे पागल समझकर मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी। हमारी घोड़ा गाड़ी एक पहाड़ी पर थी और हमारे सामने पूरा बियाबान फैला हुआ था। वहां से ठंडी हवा बहकर हम तक आ रही थी और हम कांप रहे थे। उसी सुनसान इलाके में कहीं वो नर पिशाच छिपा हुआ था, किसी जंगली जानवर की तरह। उसका दिल पूरी आदम जाति से सख्त नफरत करता था। बंजर जमीन, सर्द हवा और काला होता आसमान, बस इसी पिशाच की ही कमी थी। किसी अनहोने की आशंका में बैस्करविल भी चुप हो गया था और उसने अपना ओवरकोट अपने से और कस लिया था। उपजाऊ जमीन छोड़कर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए। हमने अब उसकी ओर पीछे मुड़कर देखा और डूबते सूरज की आड़ी सुनहरी किरणें लाल मिट्टी पर चमक रही थीं। कुछ ही मिनटों के बाद हम लॉज के गेट पर पहुंच गए, जो लोहे के बेहतरीन काम से बना था। उसके दोनों ओर समय के थपेड़े सहते 2 खंबे थे, जिन पर काई जमी हुई थी, और उन खंबों पर बैस्करविल का चिन्ह जंगली सुअरों के सिर बने हुए थे। लॉज काले ग्रेनाइट और लकड़ी के खंबों का खंडहर बन चुकी थी, पर उसके ठीक सामने एक नई बिल्डिंग थी, आधी बनी हुई। हम गेट से निकलकर अंदर आ गए, जहां पत्तियों के ऊपर पहियों की आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही थीं। बूढ़े पेड़ों की डालें इतनी झुकी हुई थीं कि हमें लगा हम किसी सुरंग के बीच से गुजर रहे हैं। सुरंग के उस पार प्रेत की तरह चमकता घर देखकर बैस्करविल सिहर उठा।
क्या ये वही जगह है? धीमी आवाज में उसने पूछा। नहीं नहीं, यूएलई तो उस तरफ है। नवयुवक वारिस ने दुखी भाव से इधर उधर देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे अंकल को ऐसी जगह हर समय डर लगता था कि कोई हादसा होने वाला है। यहाँ पर तो कोई भी डर जाएगा। 6 महीनों में मैं यहाँ बिजली के लैंपों की कतार लगवा दूंगा, और अगर हजारों मोमबत्तियों की रोशनी से भी ज्यादा चमकते लैंप हॉल के दरवाजे के सामने जगमगाते रहेंगे तो फिर किसी को डर नहीं लगेगा। आखिरकार हम घर पहुंच गए। डूबते सूरज की रोशनी में मैंने देखा कि बीच में इमारत थी जिसमें पोर्च भी था। आगे के पूरे हिस्से में आईवी की बेल ढकी हुई थी, और इस गहरे हरे पर्दे के बीच कहीं कहीं खिड़की की वजह से दीवार खाली थी। बीच के इसी ब्लॉक से जुड़वा मीनारें खड़ी हुई थी जो पुरानी और जर्जर हालत में थीं। मीनारों के दाएं और बाएं काले ग्रेनाइट से बनी नई किस्म की इमारतें थीं। कहीं कहीं पर ढकी हुई खिड़कियों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी, और ऊंची ढलावदार छतों के ऊपर उठी चिमनियों से धुएं की काली लकीरें आसमान की तरफ उठ रही थीं। पोर्च की छाया से एक लंबा आदमी निकला और उसने घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खोला। वो हमसे बोला, स्वागत सर हेनरी, बेस्करविल में आपका स्वागत है। हॉल की पीली रोशनी में एक महिला की आकृति भी नजर आ रही थी। उसने बाहर आकर हमारे बैग उठाने में आदमी की मदद की। डॉक्टर मॉर्टिमर ने कहा, मैं अगर सीधे घर चला जाऊं तो आपको एतराज तो नहीं होगा सर हेनरी? मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। तो क्या तुम डिनर करके नहीं जाओगे? हेनरी ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। कोई काम मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं रुक कर तुमको घर दिखाता, लेकिन बैरीमोर मुझसे भी अच्छा गाइड है। मेरे लायक कोई काम हो तो रात या दिन किसी भी समय मुझे बुलवा भेजना। मैं चलता हूँ। पहियों की आवाजें आनी बंद हो गईं और सर हेनरी और मैं हॉल में चले गए। हमारे पीछे दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। ये एक आलीशान अपार्टमेंट था जिसमें हम थे। ये बहुत ही बड़ा और पुरानी ओक की लकड़ियों से बना हुआ था। काफी बड़े पुराने फैशन के फायर प्लेस में लकड़ी के गट्ठे सुलग कर चटक रहे थे। सर हेनरी और मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाकर आग पर सेंके, क्योंकि लंबी यात्रा के बाद हमारे हाथ सुन्न पड़ गए थे। फिर हमने स्टेन ग्लास से बनी ऊंची पतली सी खिड़की, हिरणों के सिर, दीवारों पर लगे पुराने जमाने के हथियार, वो सब कुछ देखा जो बीच के लैंप की मध्यम रोशनी में काफी धुंधला और डरावना दिखाई दे रहा था। सर हेनरी ने कहा, ये ठीक वैसा ही है जैसी मैंने कल्पना की थी। क्या ये हूबहू किसी पुराने खानदानी घर की तरह नहीं लग रहा जैसा हम तस्वीरों में देखते हैं? जरा सोचो, ये वही हॉल है जहां 500 सालों से मेरे परिवार के लोग रहते आए हैं। ये सोचकर ही मेरा दिल भर आता है। मैंने उसके चेहरे को लड़कपन के उत्साह से दमकते देखा। जहां वो खड़ा था उसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी, लेकिन दीवारों से टपकती गहरी परछाइयों ने उसके इर्द गिर्द जैसे ताबूत सा बना रखा था। हमारे कमरों में सामान रखकर बैरीमोर वापस लौट आया, और अब हमारे सामने एक दब्बू सेवक की तरह खड़ा था। वो देखने में काफी अच्छा था। लंबा, खूबसूरत, चौकोर काली दाढ़ी और तीखे नैन नक्श। उसने हमसे पूछा, क्या आप अभी डिनर करना चाहेंगे या थोड़ा रुककर? अगर आप फ्रेश होना चाहें तो आपको कमरों में गर्म पानी मिलेगा। सर हेनरी, मुझे और मेरी पत्नी को आपके साथ रहने में खुशी होगी जब तक आपका कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि नए हालातों के हिसाब से इस घर में बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी। कौन से नए हालात? सर हेनरी ने पूछा। जी, मेरा मतलब बस यही था कि सर चार्ल्स तो बहुत एकांत सी जिंदगी बिताते थे और हम उनका पूरा ध्यान रख पाते थे। लेकिन जाहिर है कि आप अक्सर मेहमान नवाजी करना चाहेंगे, इसलिए आपको अपने घर के लिए कई नौकरों की जरूरत पड़ेगी। और अभी तुमने जो कहा, उसका मतलब क्या ये है कि तुम और तुम्हारी पत्नी यहाँ से जाना चाहते हो? सर हेनरी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन तभी जब आपको सहूलियत होगी। लेकिन तुम्हारा परिवार तो पीढ़ियों से हमारे साथ रहा है। परिवार की एक पुरानी कड़ी के कटने से अपनी यहाँ की जिंदगी की शुरुआत करने में मुझे बहुत अफसोस होगा, हेनरी ने कहा। बटलर के सफेद पड़े चेहरे पर मुझे हल्की सी भावुकता नजर आई। मुझे भी ऐसा लगता है सर, और मेरी पत्नी को भी। लेकिन सच कहूं तो हम दोनों को सर चार्ल्स से बहुत लगाव था, और उनकी मौत से हम गहरे सदमे में हैं। इस जगह रहना हम दोनों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। मुझे डर है कि बैस्करविल हॉल में हम कभी भी फिर से सुकून से नहीं रह सकेंगे, बटलर बोला। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे ख्याल से सर हम कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे।
सर चार्ल्स की नेकी की वजह से हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये काम कर सकते हैं। और अब आइए सर, मैं आपको आप लोगों के कमरे दिखाता हूँ। पुराने हॉल के ऊपर एक चौकोर गैलरी थी जिस तक दोहरी सीढ़ियों से जाया जा सकता था। मेरा बेडरूम बेस्करविल के बेडरूम के एकदम करीब था। ये कमरे घर के बीच के हिस्से से ज्यादा नए थे और रंगीन कागजों और बहुत सारी मोमबत्तियों के कारण मेरे मन में यहाँ आते ही जो गहरी मनहूसियत महसूस हुई थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन जब हम डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहां फिर से वही अंधेरा और वही मनहूसियत थी। ये एक लंबा कमरा था जिसमें एक सीढ़ी चढ़कर वो जगह थी जहां पूरा परिवार बैठकर खाता था और नीची जगह पर वो लोग खाते थे जो परिवार पर निर्भर थे। हमारे सिर के ऊपर धुएं से काली पड़ी छत थी। जब एक पुराने लैंपशेड की रोशनी से बने छोटे से घेरे के नीचे काले कपड़े पहने दो लोग बैठे तो उनमें से एक की आवाज फुसफुसाहट भरी थी और दूसरे का दिल डूब रहा था। हर तरह की पोशाकें पहने पूर्वजों की कतारें चुप्पी साधे हमें ताक रही थीं और जिससे हमारा डर और भी बढ़ रहा था। हमने बहुत कम बातचीत की और जब डिनर हो गया तो हम बिलियर्ड रूम में चले गए। सर हेनरी ने मुझसे कहा, सच कहता हूँ बड़ी ही मनहूसियत भरी है इस जगह पर। मेरे ख्याल से हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि क्यों मेरे अंकल यहाँ अकेले रहते हुए कुछ सठिया से गए थे। पर अगर तुमको ठीक लगे तो आज रात हम जल्दी सो जाते हैं। शायद कल सुबह हमें ये माहौल कुछ ज्यादा खुशनुमा लगे। हम लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सोने से पहले मैंने पर्दा हटाया और खिड़की के बाहर देखा। बाहर हॉल के दरवाजे के सामने वाला घास का मैदान नजर आ रहा था। सामने दो पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में इधर उधर झूलती नजर आईं। दौड़ते बादलों के बीच से आधा चांद कभी कभी झांक जाता। उसकी ठंडी रोशनी में पेड़ों के उस पार मुझे ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और मनहूस बियाबान की कुछ झलक मिली। मैंने पर्दा गिरा दिया और अपने बिस्तर पर आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से बहुत देर तक करवटें बदलता रहा। दूर कहीं हर 15 मिनट में घड़ी का घंटा बज रहा था। उसके अलावा इस पुराने घर में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। और फिर न जाने कितनी देर बाद अचानक रात के इस सन्नाटे में मेरे कानों में एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये एक औरत की दबी हुई सिसकी थी जो बहुत ज्यादा गम के कारण जैसे फटी जा रही थी। मैं अपने बेड पर उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। ये आवाज बहुत दूर से नहीं आ रही थी। आधे घंटे तक मैं दम साधे बैठा रहा, पूरी तरह चौकन्ना। लेकिन उसके बाद दीवार पर बेलों की सरसराहट और घंटे की आवाज के अलावा और कोई आवाज फिर मुझे सुनाई नहीं दी। अगली सुबह की ताजगी भरी खूबसूरती से हमारे मन से वो डर और उदासी दूर हो गई जो बैस्करविल हॉल में आते हुए हमने महसूस की थी। जब मैं और सर हेनरी नाश्ते के लिए बैठे तो ऊंची कांच की खिड़कियों से सूरज की रोशनी का सैलाब सा आ रहा था। गहरे रंग के पैनल सुनहरी किरणों में कांसे की तरह दमक रहे थे और ये सोचना भी मुश्किल था कि ये वही कमरा है जिसने पिछली शाम हमारे मन में इतनी मनहूसियत भर दी थी। मैंने सर हेनरी से पूछा, क्या तुमने रात में किसी की रोती हुई आवाज सुनी थी, शायद किसी महिला की? हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, उसने कहा। जब मैं आधी नींद में था तो मैंने ऐसी आवाज सुनी थी। मैंने काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई आवाज नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद वो कोई सपना था। नहीं, वो सपना नहीं था, मैंने कहा। मैंने भी वो आवाज साफ साफ सुनी थी और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी औरत के ही रोने की आवाज थी। हमें फौरन इसके बारे में पता करना चाहिए। इतना कहकर उसने घंटी बजाई और बैरीमोर से पूछा कि क्या वो इस घटना के बारे में कुछ बता सकता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बटलर का पीला चेहरा अपने मालिक का सवाल सुनकर और भी पीला पड़ गया था। उसने जवाब दिया, घर में दो ही औरतें हैं सर हेनरी। एक तो सफाई करने वाली है जो दूसरी तरफ रहती है, दूसरी मेरी पत्नी है, और उसके बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आवाज उसकी नहीं थी। लेकिन उसकी बात सरासर झूठ थी। नाश्ते के बाद मैं लंबे गलियारे में मिसेस बैरीमोर से मिला। उसके चेहरे पर सूरज की भरपूर रोशनी पड़ रही थी। वो भारी भरकम साधारण नैन नक्श वाली महिला थी। उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें उसका राज खोल रही थीं। सूजी हुई लाल आंखों से वो मेरी ओर देख रही थी।
मैं समझ गया कि वो यही थी जो रात में रो रही थी, और अगर ऐसा था तो उसके पति को जरूर मालूम होगा। लेकिन फिर भी ये कहकर कि उसकी पत्नी नहीं रो रही थी, उसने अपने झूठ के खुल जाने का खतरा मोल क्यों लिया, और उसकी पत्नी इतनी बुरी तरह रो क्यों रही थी। इस पीले चेहरे और काली दाढ़ी वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द अभी से रहस्य गहरा होता जा रहा था। इसी ने सबसे पहले सर चार्ल्स की लाश को देखा था, और उस बुजुर्ग की मौत के सिलसिले में हमारे पास सिर्फ उसी की गवाही थी। क्या यह मुमकिन था कि हमने रीजेंट स्ट्रीट पर बैरीमोर को ही देखा था? हो सकता है दाढ़ी यही रही हो। कैब वाले ने लंबाई कुछ कम बताई थी, लेकिन ये एक गलती हो सकती थी। मैं इस पूरे मामले को कैसे सुलझाऊं? जाहिर था कि मुझे सबसे पहले ग्रिम्पेन के पोस्टमास्टर से मिलकर पता लगाना था कि क्या वो टेलीग्राम वाकई बैरीमोर के ही हाथों में दिया गया था। उसका जवाब चाहे जो भी होता, कम से कम मेरे पास शर्लॉक होम्स को रिपोर्ट करने के लिए कुछ तो होता। नाश्ता करने के बाद सर हेनरी को कुछ कागज वगैरह देखने थे, इसलिए ये पता लगाने के लिए मेरे पास काफी समय था। बियाबान के किनारे किनारे करीब 6.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए मैं छोटे से शांत गांव में पहुंच गया। वहां पर दो बड़ी इमारतें थीं, एक सराय और दूसरा डॉक्टर मॉर्टिमर का घर, जो दूर से ही चमक रहे थे। पोस्टमास्टर, जो उस गांव का पंसारी भी था, उसे टेलीग्राम ठीक से याद था। उसने मुझे बताया, बिल्कुल सर, जैसा कहा गया था, टेलीग्राम बैरीमोर के ही हाथ में सौंपा गया था। किसने सौंपा था? मैंने पूछा। मेरे लड़के ने, जेम्स। पिछले हफ्ते हॉल में जो टेलीग्राम देना था, उसे तुमने मिस्टर बैरीमोर के हाथ में ही दिया था ना? हाँ पिताजी, मैंने दे दिया था, उसके लड़के ने कहा। उसी के हाथ में दिया था ना? पिता ने फिर से पूछा। वो दरअसल उस समय वो ऊपर अटारी पर चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं उसके हाथों में तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने मिसेस बैरीमोर को दे दिया था, और उसने वादा किया था कि वो फौरन बैरीमोर को दे देगी। क्या तुमने मिस्टर बैरीमोर को देखा था? मैंने उससे पूछा। नहीं सर, मैंने आपको बताया ना कि उस समय वो अटारी पर था। अगर तुमने उसे देखा ही नहीं, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ऊपर था? पोस्टमास्टर अपने बेटे के बचाव में बोला, कम से कम उसकी बीवी को तो पता ही होगा कि वो कहाँ है। क्या उसको टेलीग्राम नहीं मिला? अगर कोई चूक हुई है तो इसमें मिस्टर बैरीमोर की ही गलती है। जांच को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन ये बात साफ थी कि होम्स की चालाकी के बावजूद हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि बैरीमोर उस समय लंदन में था या नहीं। मान लो ये सच हो कि एक ही आदमी ने सर चार्ल्स को आखिरी समय देखा और उसी ने उनके वारिस का पीछा किया, तो फिर क्या वो दूसरों का एजेंट था, या उसका अपना ही कोई दुष्ट इरादा था? बैस्करविल खानदान का काम तमाम करके उसे आखिर क्या फायदा हो सकता था? मैंने टाइम्स के लेख से कतरी गई वो अजीब चेतावनी याद की। क्या ये उसका काम था, या फिर उसका, जो इसकी योजना को काटने पर तुला हुआ था? सर हेनरी की सुझाई बात ही समझ में आ रही थी कि अगर बैस्करविल परिवार के सदस्यों को डरा दिया जाए तो बैरीमोर को एक आरामदेह और स्थायी घर मिल जाएगा। लेकिन युवा हेनरी के इर्द गिर्द बुना जा रहा अदृश्य जाल इस तर्क को झुठला रहा था। होम्स ने खुद कहा था कि उसके द्वारा की गई अनेक पेचीदा गुत्थियों में इसके जैसा पेचीदा केस कभी नहीं आया था। सुनसान वीरान सड़क पर लौटते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरा दोस्त अपने सारे केसों को छोड़कर यहाँ आकर मेरे कंधे से इस बोझ को उठा ले। अचानक मेरे ख्यालों की कड़ी टूट गई। मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, और किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। डॉक्टर मॉर्टिमर की उम्मीद में मैं पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मेरा पीछा एक अजनबी कर रहा था। वो छोटा सा, दुबला पतला, चिकने गालों, पतले चेहरे और भूरे बालों वाला इंसान था। उम्र होगी करीब 30 या 40। उसने भूरा सूट और स्ट्रॉ का हैट पहना हुआ था। उसके कंधे पर एक टीन का डिब्बा था, जिसमें वनस्पतियों और पेड़ पौधों के नमूने भरे थे, और एक हाथ में तितली पकड़ने का जाल था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और हाँफते हुए बोला, माफ करना डॉक्टर वॉटसन, यहाँ पर हम सब बड़ी बेतकल्लुफी से रहते हैं और एक दूसरे से बाकायदा परिचय होने का इंतजार नहीं करते। तुमने शायद मॉर्टिमर से मेरा नाम सुना होगा। मैं मैरीपेट हाउस का स्टेपल्टन हूँ। तुम्हारे जाल और बक्से से मुझे ये पहले ही पता चल गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्रकृति प्रेमी हो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने पूछा। मैं मॉर्टिमर से मिलने गया था, और जब तुम वहां से गुजर रहे थे तो उसने अपनी खिड़की से तुम्हारी ओर इशारा करके मुझे तुम्हारे बारे में बताया था।
क्योंकि हमारे रास्ते एक ही हैं, तो मैंने सोचा कि तुमको ओवरटेक करके तुमसे जान पहचान कर लूं। मुझे उम्मीद है कि सर हेनरी अपनी यात्रा के बाद ठीक ठाक होंगे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, शुक्रिया। सर चार्ल्स की दुखद मौत के बाद हम सब तो बहुत ही डर रहे थे कि नया मालिक कहीं यहाँ रहने से इनकार न कर दे। किसी भी रईस आदमी से उम्मीद करना कि वो यहाँ इस वीरान में आकर रहे, बड़ी ज्यादती की बात है। लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए ये बात कितनी मायने रखती है। इस मामले में मुझे उम्मीद है कि सर हेनरी को कोई डर या वहम तो नहीं है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा। तुमको वो पिशाच कुत्ते वाली कहानी तो मालूम ही होगी ना, जो उस खानदान पर मंडरा रही है। हाँ, मैंने वो कहानी सुनी है, मैंने कहा। यहाँ के लोग इस बात को कितना ज्यादा सच मानते हैं, विश्वास ही नहीं होता। कितने लोग कहते हैं कि उन्होंने बियाबान में सच में ऐसे प्राणी को देखा है। और इसी कहानी ने सर चार्ल्स की सोच पर भी कब्जा कर लिया था। मुझे जरा भी शक नहीं है कि उसकी दर्दनाक मौत की वजह यही थी। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। वो इतना घबराया हुआ था कि किसी भी कुत्ते को देखते ही उसके बीमार दिल पर जानलेवा असर हो गया। मुझे लगता है कि उस आखिरी रात यूएली में उसने ऐसा ही कुछ देखा होगा। मुझे हमेशा डर लगता रहता था कि कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और मैं जानता था कि उसका दिल बहुत ही कमजोर है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम थी? मैंने पूछा। मेरे दोस्त मॉर्टिमर ने बताया था। तो तुम्हारे ख्याल से किसी कुत्ते ने सर चार्ल्स का पीछा किया और नतीजा ये हुआ कि वो डर के मारे मर गया। क्या तुम इससे बेहतर कोई तर्क दे सकते हो? उसने मुझसे पूछा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। और मिस्टर शर्लॉक होम्स? इन शब्दों को सुनकर मेरी सांस थम सी गई, लेकिन उसके भावहीन चेहरे और स्थिर आंखों से मैं समझ गया कि वो मुझे चौंकाना नहीं चाहता था। वो बड़े ही शांत स्वर में बोला, ये नाटक करना बेकार है कि हम लोग तुम्हें नहीं जानते मिस्टर वॉटसन। तुम्हारे जासूस के रिकॉर्ड यहाँ तक पहुंच चुके हैं और खुद मशहूर हुए बिना तुम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। जब मॉर्टिमर ने तुम्हारा नाम बताया तो वो तुम्हारी पहचान छिपा नहीं सका। अगर तुम यहाँ हो तो जाहिर है कि शर्लॉक होम्स इस केस में खुद को उलझा रहा है, और ये भी जाहिर है कि मैं ये जानने को बेताब हूँ कि इस बारे में उसका क्या नजरिया है। मुझे अफसोस है स्टेपल्टन कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या वो खुद यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शेगा? अभी वो शहर छोड़कर नहीं आ सकता, अभी वो दूसरे केस में बिजी है। ये तो बड़े ही दुख की बात है कि वो यहाँ आकर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक तुम्हारी खोजबीन का सवाल है, अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकूं तो मुझे यकीन है कि तुम मुझसे जरूर कहोगे। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि तुम्हारा शक किस तरफ है या तुम इस केस को कैसे सुलझाओगे, तो शायद मैं अभी भी तुम्हें कोई मदद या सलाह दे सकता हूँ। देखो, मैं सिर्फ यहाँ सर हेनरी के साथ रहने के लिए आया हूँ और मुझे किसी भी तरीके की मदद नहीं चाहिए, मैंने कहा। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम एहतियात बरत रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अच्छा सबक मिला है, क्योंकि मैं बेकार में तुम्हारे काम में दखल दे रहा था। मैं वादा करता हूँ अब मैं इस बारे में और कोई बातचीत नहीं करूंगा, स्टेपल्टन ने कहा। तब तक हम एक ऐसी जगह आ गए थे जहां एक संकरा घास का रास्ता सड़क से हटकर बियाबान की ओर जा रहा था। एक ऊंचा चट्टान भरा पहाड़ दाईं ओर था, जो कई साल पहले ग्रेनाइट के लिए काटा जा चुका था। दूर एक पहाड़ी पर धुएं का गुबार उठ रहा था। वो बोला, इस रास्ते पर थोड़ी दूर चलने पर मैरीपेट हाउस पड़ता है। अगर तुम घंटे भर का टाइम निकाल सको तो मैं अपनी बहन से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। मेरा पहला ख्याल था कि मुझे सर हेनरी के साथ होना चाहिए, पर फिर मुझे कागजों और बिलों का वो ढेर याद आया जो उसकी मेज पर बिखरा हुआ था। ये तय था कि उस काम में मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, और होम्स ने साफ साफ कहा था कि मुझे इलाके के लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए। इसलिए मैंने स्टेपल्टन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हम उसके घर की ओर चल पड़े। अपने चारों ओर का नजारा देखते हुए वो बोला, ये बहुत ही सुंदर जगह है। तुम इस जगह से कभी ऊब नहीं सकते। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कितने नायाब रहस्य छिपे हुए हैं। ये इलाका दूर तक फैला हुआ है और इतना बंजर और इतना रहस्यमयी भी है। तुम इस इलाके को अच्छी तरह जानते हो? मैंने पूछा। मैं यहाँ 2 साल से हूँ। यहाँ के लोग मुझे नया नया आया हुआ समझते हैं। हम यहाँ पर सर चार्ल्स के आने के कुछ ही समय बाद आ गए थे, लेकिन अपने शौक की वजह से मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छाना है
और मुझे लगता है कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस इलाके को मुझसे बेहतर जानता हो। क्या इस इलाके को जान पाना इतना मुश्किल है? मैंने पूछा। बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए उत्तर की तरफ ये बड़ा मैदानी इलाका जिसमें बीच बीच में अजीब से पहाड़ हैं। क्या तुम्हें इसमें कोई खास बात नजर आई? घुड़सवारी के लिए अच्छी जगह है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। पहले तुम्हें ऐसा ही लगेगा, और इसी ख्याल की वजह से आज तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम्हें बीच बीच में वो हरियाली नजर आ रही है? हाँ, आ रही है, मैंने कहा। शायद वहां की जमीन बाकी जमीन से ज्यादा उपजाऊ होगी। स्टेपल्टन हंस पड़ा। वहां पर ग्रिम्पेन का विशाल दलदल है। वहां पर एक भी गलत कदम का मतलब है मौत, चाहे वो जानवर हो या इंसान। कल ही मैंने एक घोड़ी को उस तरफ जाते देखा था। वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकी। मैंने बहुत देर तक उसके सिर को डूबते उतरते देखा, लेकिन आखिर में दलदल ने उसे भीतर खींच ही लिया। सूखे मौसम में भी उसे पार करना खतरनाक है, लेकिन बरसात के बाद तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। पर फिर भी मैं उसके बीच तक जाकर जिंदा लौट सकता हूँ। अरे, एक घोड़ी और मर गई। भूरे रंग की कोई चीज उस हरी दलदल में जूझ रही थी। फिर एक लंबी छटपटाती तड़पती गर्दन ऊपर की ओर उठी और बियाबान में दर्द भरी चीख गूंज उठी। मैं डर से ठंडा पड़ गया, लेकिन मेरे दोस्त का दिल मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत था। गई, वो बोला। दलदल ने इसको भी निगल लिया। 2 दिन में 2, और शायद और भी ज्यादा, क्योंकि ये वहां सूखे मौसम में जाते हैं, और जब गीले मौसम में दलदल उन्हें अपने शिकंजे में ले लेता है तब उन्हें फर्क समझ में आता है। ये बहुत ही बुरी जगह है, ग्रिम्पेन का ये दलदल। और तुम्हारा कहना है कि तुम इसे पार कर सकते हो? मैंने पूछा। हाँ, 1 या 2 रास्ते हैं। कोई बहुत ही फुर्तीला आदमी इसे पार कर सकता है। मैंने उन रास्तों को ढूंढ लिया है। लेकिन इतनी भयंकर जगह तुम जाना ही क्यों चाहते हो? मैंने उससे पूछा। तुम्हें उधर जो वो पहाड़ दिख रहे हैं, असल में वो टापू हैं जो दलदल की वजह से सब ओर से कट गए हैं। वहां पर दुर्लभ किस्म के पौधे और तितलियां हैं, अगर किसी में वहां पहुंचने की हिम्मत हो तो। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, किसी दिन मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। उसने मुझे इतनी हैरानी से देखा जैसे मेरे सिर पर 2 सींग उगाए हों। ये ख्याल अपने दिल से हटा दो, वो बोला, नहीं तो तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ठहराया जाऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे जिंदा वापस आ पाने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी कुछ पेचीदा जगहों को याद रखने के बाद ही वहां से आ पाता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। अरे, ये क्या है? मैं चिल्लाया। पूरे बियाबान में एक लंबी, बहुत ही उदासी भरी कराहने की आवाज छा गई। ये आवाज पूरी फिजा में फैल गई, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो आवाज आ कहां से रही थी। पहले धीमी, फिर तेज हुई और फिर से उदासी में डूब गई। स्टेपल्टन ने चेहरे पर अजीब से भाव लिए मेरी ओर देखा। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये बास्करविल का शिकारी कुत्ता है जो अपने शिकार को पुकार रहा है। मैंने ये आवाज 1-2 बार पहले भी सुनी है, लेकिन इतनी तेज कभी नहीं सुनी, उसने बताया। दहशत में डूबकर मैंने इधर उधर देखा, पूरे बियाबान की ओर, जिसमें जगह जगह हरियाली के धब्बे थे। 2 काले कौवों के सिवा वहां कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। कौवे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। मैंने उसे कहा, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें इस विचित्र आवाज की वजह क्या लगती है? दलदल से कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, या तो मिट्टी के जमने के कारण, या पानी का स्तर बढ़ने से, या ऐसा ही कुछ और होने से। नहीं नहीं, वो इस तरह की आवाज नहीं थी, वो किसी जीवित प्राणी की आवाज थी। शायद हो। क्या तुमने कभी बिटर्न की आवाज सुनी है? नहीं, लेकिन ये बिटर्न क्या है? वो एक बहुत ही नायाब चिड़िया है। इंग्लैंड में करीब करीब लुप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ संभव है। मुझे ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि ये हमने आखिरी बिटर्न की आवाज सुनी थी। जिंदगी में इससे ज्यादा अजीब आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, मैंने कहा। हाँ, ये पूरी तरह बहुत ही अजीब जगह है। जरा उस तरफ की पहाड़ी को देखो, तुम्हें उससे क्या समझ आ रहा है? पूरी पहाड़ियों पर भूरे रंग के गोल गोल कम से कम 20 पत्थर पड़े थे। ये क्या हैं? मैंने पूछा। क्या ये भेड़ों की मांदे हैं?
नहीं, ये हमारे पूज्य पुरखों के घर हैं। प्रागैतिहासिक लोग इस बियाबान में रहा करते थे, और क्योंकि उसके बाद यहाँ कोई खास जीवन नहीं रहा, ना कोई यहाँ आकर बसा, इसलिए ये जगह ठीक वैसी की वैसी ही रह गई है जैसी उनके समय में थी। ये उनकी झोपड़ियां हैं जिनकी छतें टूट गई हैं। अगर अंदर जाकर देखने की इच्छा हो तो उनके चूल्हे और सोने की जगहें भी देख सकते हो। लेकिन ये तो अच्छा खासा शहर है, ये कब बसा था? मैंने पूछा। उसका सही समय तो मुझे नहीं मालूम। ये लोग काम क्या करते थे? इन ढलानों पर ये लोग मवेशी चराते थे, और जब पत्थर की कुल्हाड़ी की जगह कांसे की तलवारों ने ले ली, तब ये लोग टिन के लिए खुदाई करने लगे। उस तरफ के पहाड़ में खुदी हुई वो खंदक देखो, ये उसी की निशानी है। इस बियाबान में तुम्हें ऐसी कई दिलचस्प जगहें दिखाई देंगी, वॉटसन। अरे जरा 2 मिनट मुझे माफ करना, जरूर ये साइक्लोपीडिस है। एक छोटी सी मक्खी या टिड्डे जैसी चीज हमारे रास्ते में उड़ती हुई आ गई थी, और पल भर में ही बड़ी ही फुर्ती और रफ्तार से स्टेपल्टन उसके पीछे दौड़ रहा था। जब वो टिड्डा दलदल की ओर उड़ चला तो मुझे बड़ी निराशा हुई, लेकिन मेरा नया दोस्त 1 मिनट को भी नहीं रुका और अपना हरा जाल हवा में लहराता हुआ उसका पीछा करता रहा। उसके स्लेटी कपड़ों और हिचकोले लेती चाल से वो खुद भी एक बहुत बड़े टिड्डे जैसा लग रहा था। मैं वहीं खड़ा उसे देखे जा रहा था। मेरे मन में मिले जुले भाव आ रहे थे। उसकी अद्भुत फुर्ती देखकर मैं उसकी तारीफ कर रहा था, पर साथ ही डर भी रहा था कि कहीं दौड़ते दौड़ते उसके पैर दलदल में ना फंस जाएं। तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि मेरे पास ही उस रास्ते पर एक महिला खड़ी है। वो उसी दिशा से आई थी जिधर से उठ रहा धुआं मेरी पेट का घर दिखा रहा था। उसे देखकर मैं समझ गया कि वो मिस स्टेपल्टन थी, जिसके बारे में मुझे पहले बताया जा चुका था। जैसा कि मुझे बताया गया था, वो वाकई काफी खूबसूरत थी, एकदम लंबी, पतली और आकर्षक। उसका शरीर सुडौल था और कपड़े सलीकेदार। इस सुनसान रास्ते में वो एक अप्सरा जैसी लग रही थी। जब मैं मुड़ा तो उसकी आंखें अपने भाई पर टिकी हुई थी। वो जल्दी जल्दी मेरे पास आई। मैंने अपना हैट उतार लिया और कुछ कहने ही वाला था कि उसके शब्दों ने मेरे ख्यालों की दिशा ही बदल दी। वो बोली, लौट जाओ, सीधे लंदन चले जाओ, फौरन। मैं बेवकूफ की तरह उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने बेसब्री से अपने पैर को जमीन पर पटका। मैं वापस क्यों चला जाऊं? मैंने पूछा। मैं नहीं बता सकती। तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। लौट जाओ और फिर से कभी भी इस बियाबान में कदम मत रखना। वो बड़ी ही धीमी, उत्सुक आवाज में बोल रही थी। उसकी बोली में एक अजीब सी तुतलाहट थी। लेकिन मैं तो अभी आया हूं, मैंने कहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चेतावनी तुम्हारे भले के लिए ही है? लंदन लौट जाओ, आज ही रात को निकल जाओ। हर कीमत पर इस जगह को छोड़ दो। चुप, मेरा भाई आ रहा है। मैंने जो भी बताया है उसे एक शब्द भी मत कहना। क्या मेरे लिए ऑर्किड ला सकते हो जो उधर खिल रहे हैं? इस बियाबान में ऑर्किड्स की भरमार है। हालांकि यहाँ की सुंदरता देखने के लिए तुम थोड़ा लेट हो गए हो। स्टेपल्टन ने टिड्डे का पीछा करना छोड़ दिया था और वो हांफता और पसीने से तरबतर हमारे पास लौट आया था। उसे अपने बिल्कुल नजदीक देखकर मुझे उसकी बहन के बदले हुए सुर का कारण समझ आ गया। वो बहुत ही अजीब सी आवाज में बोला, हेलो बेरिल। हेलो जैक, तुम तो पसीने में बिल्कुल नहा गए हो। हाँ, मैं एक साइक्लोपीडिस का पीछा कर रहा था। वो बहुत ही दुर्लभ है और इस वक्त शायद ही कभी मिलता हो। कितने दुख की बात है कि वो मेरे हाथ से निकल गया। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी छोटी आंखें लगातार युवती और मेरे ऊपर घूम रही थी। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों ने आपस में परिचय कर लिया है। हाँ भाई, मैं सर हेनरी को बता रही थी कि बियाबान की खूबसूरती देखने के लिए अब थोड़ा लेट हो गया है। तुम्हारे ख्याल से ये कौन है? भाई ने पूछा। मेरे ख्याल से ये सर हेनरी बेस्करविल हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं तो छोटा सा एक आम आदमी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वॉटसन है। लड़की के भावपूर्ण चेहरे पर घबराहट की लाली छा गई। उसने कुछ हकलाते हुए अपने भाई से कहा, इन्हें मेरीपेट हाउस नहीं दिखाओगे जैक? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके भाई ने कहा। क्या आप आना पसंद करेंगे डॉक्टर वॉटसन? उसने मुझसे पूछा। हाँ जरूर। जरा सा पैदल चलते ही हम बियाबान के उस रूखे से घर जा पहुंचे। किसी जमाने में ये किसी चरवाहे की जमीन रही होगी, लेकिन अब इसकी मरम्मत करवाकर नई इमारत बना दी गई थी। इसके चारों ओर बगीचा था, लेकिन जैसा कि बियाबान में होता है, यहाँ के पेड़ बौने ही रह गए थे और पूरी जगह बिल्कुल बेरौनक थी।
हमें एक सिकुड़े हुए बूढ़े बदरंग कपड़े पहने अजीब से नौकर ने अंदर बिठाया, जो घर के माहौल जैसा ही था। लेकिन घर के अंदर काफी बड़े बड़े कमरे थे जो सलीके से सजाए गए थे, और उन्हें देखकर ही पता चलता था कि वो महिला कितनी सुघड़ है। खिड़कियों के बाहर अंतहीन ग्रेनाइट युक्त बियाबान को देखते हुए मैं दंग था कि ये पढ़ा लिखा आदमी और इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी जगह आकर बसे क्यों। मानो मेरे ख्यालों के जवाब में उसने कहा, हमने अजीब जगह चुनी है ना रहने के लिए, लेकिन फिर भी हम खुद को खुश रखने में कामयाब रहते हैं। क्यों बेरिल? हाँ, काफी खुश, लड़की बोली, लेकिन उसकी आवाज से कोई खुशी जाहिर नहीं हो रही थी। स्टेपल्टन ने कहा, मेरा एक स्कूल था, लेकिन मेरे जैसे मिजाज वाले लोगों के लिए वो काम बड़ा बोरियत वाला था। लेकिन फिर भी कच्चे दिमागों को ढालने और उन्हें चरित्रवान बनाने का अपना ही एक मजा था। पर स्कूल में एक गंभीर महामारी फैल गई और 3 लड़कों की मौत हो गई। इस मार से स्कूल कभी उबर नहीं पाया और मेरा काफी पैसा उसमें डूब गया। बॉटनी और जूलॉजी में मेरी गहरी दिलचस्पी की वजह से मुझे यहाँ बहुत सा काम मिल जाता है, और मेरी बहन भी मेरी ही तरह प्रकृति प्रेमी है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ डॉक्टर वॉटसन, क्योंकि हमारी खिड़की के बाहर बियाबान की ओर देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर ये सवाल साफ नजर आ रहे थे। हाँ, मेरे मन में ये ख्याल जरूर आया कि यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है, कम से कम तुम्हारी बहन के लिए, मैंने कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी बोर नहीं होती। हाँ बिल्कुल, भाई ने फिर से बीच में टांग अड़ाई। हमारे पास किताबें हैं, पढ़ाई है, और हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर भी काफी पढ़ा लिखा है। सर चार्ल्स की संगत भी बढ़िया थी। हम उसे अच्छी तरह जानते थे, और हम बता नहीं सकते कि हमें उसकी कमी कितनी खल रही है। अगर मैं आज दोपहर को सर हेनरी से मिलने आऊं, तो क्या ये बेवजह दखलंदाजी होगी? बिल्कुल नहीं, सर हेनरी को बहुत खुशी होगी, मैंने कहा। तो तुम उसे बता देना कि मैं आने वाला हूँ। हम अपने छोटे छोटे तरीकों से उसके लिए यहाँ रहना आसान कर देंगे, जब तक वो यहाँ के तौर तरीके पूरी तरह समझ नहीं जाता। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलकर मेरा कलेक्शन नहीं देखोगे डॉक्टर वॉटसन? मेरे ख्याल से पूरे इंग्लैंड में ऐसा संग्रह किसी का नहीं होगा। जब तक हम ये देखेंगे, तब तक लंच भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं हेनरी के पास लौटने के लिए बेताब हो रहा था। ये सुनसान बियाबान, घोड़ी की मौत, बैस्करविल की दर्दनाक कहानी से जुड़ी वो खौफनाक आवाज, इन सब बातों से मेरे मन में उदासी भर गई थी। और ऊपर से इन सारी बातों के साथ मिस स्टेपल्टन की वो चेतावनी भी थी, जो उसने मुझे इतना ज्यादा उतावला होकर दी थी कि मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन था कि उसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह रही होगी। मैंने लंच की बात टाल दी और वापस यात्रा पर निकल पड़ा, उसी घास वाले रास्ते से होता हुआ जिससे हम आए थे। ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंचने का शायद कोई शॉर्टकट भी था, क्योंकि सड़क तक पहुंचने से पहले ही किनारे पर एक चट्टान पर मिस स्टेपल्टन को बैठा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसने कहा, मैं सारे रास्ते दौड़ती हुई आई हूँ डॉक्टर वॉटसन, कि तुमसे यहाँ पर मिल सकूं। मुझे हैट पहनने का भी टाइम नहीं मिला। मैं यहाँ रुक नहीं सकती, नहीं तो मेरे भाई को पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमको सर हेनरी समझ बैठी। प्लीज, मैंने जो भी कहा उसे भूल जाना, उस बात का तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता मिस स्टेपल्टन, मैंने कहा। मैं सर हेनरी का दोस्त हूँ और उसकी भलाई चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि सर हेनरी लंदन लौट जाए? बस यूं ही मेरे दिल में आ गया डॉक्टर वॉटसन। जब तुम मुझे करीब से जानोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो कहती हूँ या करती हूँ उसकी कोई वजह नहीं होती। बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारी आवाज में उत्तेजना थी। मुझे तुम्हारी आंखों के वो भाव अभी भी याद है। प्लीज मुझसे कुछ भी मत छिपाओ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई परछाइयां मेरे पीछे लगी हैं। जिंदगी इस बियाबान की तरह हो गई है, जहाँ जगह जगह ये हरे धब्बे हैं जिनमें मैं कभी भी डूब सकता हूँ। मुझे साफ साफ बताओ प्लीज कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, और मैं वादा करता हूँ कि मैं सर हेनरी को सावधान कर दूंगा। एक पल के लिए वो कुछ कश्मकश में दिखाई दी, पर जब उसने जवाब दिया तो उसकी आंखें पूरी तरह कठोर थीं। तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो डॉक्टर वॉटसन। मेरा भाई और मैं सर चार्ल्स की मौत से सदमे में हैं। हम उसे करीब से जानते थे क्योंकि वो अक्सर हमारे यहाँ आता था। अपने परिवार पर छाए शाप से वो घबराया हुआ रहता था, और जब ये हादसा हुआ तो जाहिर है कि हमें लग रहा है कि उसके डर की कोई ठोस वजह होगी।
इसीलिए जब उसके खानदान का एक और आदमी यहाँ रहने आया तो मुझे लगा कि उसको यहाँ रहने के खतरे के बारे में बता दूं। बस इतनी सी ही बात है। लेकिन वो खतरा क्या है? मैंने पूछा। तुमने शिकारी कुत्ते की कहानी सुनी है ना? उस बकवास में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने कहा। लेकिन मुझे है। अगर तुम्हारा सर हेनरी पर कोई भी जोर है तो उसे इस जगह से दूर ले जाओ जो हमेशा उसके परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, वो इस खतरनाक जगह पर रहना ही क्यों चाहता है? इसीलिए तो रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर खतरा है, मैंने कहा। यही सर हेनरी का स्वभाव है। अगर तुम मुझे और कोई जानकारी नहीं देती तो उसको यहाँ से हिलाना नामुमकिन है। मैं कोई ठोस बात नहीं जानती, इसलिए बता भी नहीं सकती, उसने कहा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ मिस स्टेपल्टन। अगर तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बताना था तो तुम क्यों नहीं चाह रही थी कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुने? उसे या किसी और को इसमें भला क्यों ऐतराज होगा? मेरा भाई चाहता है कि हॉल फिर से बस जाए क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा होने से इलाके के गरीबों का भला होगा। अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने सर हेनरी को यहाँ से जाने के लिए कहा है तो वो बहुत नाराज होगा। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है और अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे वापस जाना है, नहीं तो वो समझ जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बाय। कुछ ही मिनटों में वो गायब हो गई और मैं अपने दिल में तमाम तरह के खौफ लिए बैस्करविल हॉल की तरफ वापस चल पड़ा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द हाउंड ऑफ बैस्करविल का तीसरा भाग।